तो स्टार्ट करते हैं हम। कल तक हमने देख लिया था लाइक पीजेंट रिवोल्ट एंड सब चीजें, और आज हम कास्ट रिवोल्ट से स्टार्ट करेंगे कि कास्ट रिवोल्ट क्यों हुए, कौन कौन से कास्ट रिवोल्ट थे। जनरली इन रिवोल्ट्स को जो कास्ट के लिए हुए थे इनको एंटी ब्राह्मिकल मूवमेंट्स भी बोला जाता है। ओके, तो ये एंटी ब्राह्मिकल मूवमेंट्स बोल दो आप, या फिर कास्ट रिवोल्ट बोल दो, इस तरह से ले जाएंगे, है ना। और ये रिवोल्ट्स जनरली दलितों के द्वारा लिए गए थे, या फिर जो मिडिल कास्ट होती थी, मतलब इंटरमीडिएट जो कास्टें होती थी, उनके द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे। क्या रीजंस था एक्चुअली में ये दलित मूवमेंट्स के पीछे, क्यों आए ये जो मूवमेंट्स है वो। तो इनके रीजंस बताए जाते हैं कि लाइक डिस्क्रिमिनेशन बहुत था सोसाइटी के अंदर, रिसोर्सेज की का एक्सेस नहीं था लोगों को, रिलीजियस डिसेबिलिटीज थी, सोशल इनइक्वालिटीज थी। इन सभी रीजंस की वजह से लोगों ने ये वाला रिवोल्ट स्टार्ट किया। और जनरली दलितों ने फेल्ट किया जो ब्राह्मण्स है वही सभी ये सभी चीजों के लिए, इन सब टाइप के मतलब डिस्क्रिमिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो उसके अलावा उस टाइम पे लाइक वेस्टर्न एजुकेशन काफी फ्लरिश होने लगी थी, और जो कैरेक्टर हुआ करते थे वेस्टर्न एजुकेशन के, लाइक रैशनैलिटी, ह्यूमनिज्म, सेल्फ रेस्पेक्ट, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, डिग्निटी। तो ये सब चीजें मतलब अब लाइमलाइट में आने लगी थी वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, है ना। जो वेस्टर्न एजुकेशन के कैरेक्टर्स थे, तो ये मतलब कि एक्चुअली में कुछ रीजंस भी रहे। ठीक है। और जो मिडिल ऑर्डर कास्ट के जो लोग थे, है ना, लोग जिसमें ज्यादातर मेजोरिटी में मिडिल कास्ट के लोग आज भी, आज हम काउंट करेंगे तो ओबीसी जो होता है वो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में है, ओबीसी कैटेगरी जो है। ठीक है। एस सी एस टी जो है, एससी की पॉपुलेशन अभी इंडिया के अंदर अराउंड बताते हैं 20 करोड़ के आसपास है, एसटी की पॉपुलेशन अराउंड 10 करोड़ के आसपास है। तो एंटायर 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से एस सी एस टी की पॉपुलेशन अराउंड 30 करोड़ है। ठीक है। तो ओबीसी का शेयर काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अपर हियरार्की में जो लोग अपने आप को मानते हैं वो भी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है एक्चुअली, है ना। तो दैट्स वाई ये जो पॉपुलेशन है वो इस वजह से काफी अमाउंट में, मतलब कि मिडिल ऑर्डर की कास्ट भी थी, उन्होंने काफी हद तक मतलब ये ब्राह्मिकल डोमिनेंस को, मतलब कि इससे उसके अगेंस्ट गए ये लोग भी, है ना। तो हम देखेंगे, इसको सब डिवाइड कर लेते हैं। जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि ज्यादातर ये जो कास्ट रिवोल्ट होंगे ना वो साउथ इंडिया में ज्यादा फोकस रहेंगी, लाइक महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु वगैरह में। ठीक है, क्योंकि मे भी पॉसिबल कि नॉर्थ इंडिया में तो काफी ज्यादा डोमिनेंस रहा है शुरू से, मतलब अपर कास्ट का। तो महाराष्ट्र, केरला, वो तो मतलब साउथ में भी रहा होगा, लेकिन जनरली फोकस जो रहा है वो महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु में रहा है। जो एंटी ब्राह्मिकल मूवमेंट्स हुए हैं उनमें काफी ज्यादा मूवमेंट आपको साउथ में देखने को मिलेगा। क्या क्या कॉमन एक्टिविटीज थी, ठीक है, लीडर्स की कौन सी कॉमन एक्टिविटीज लीडर्स ने मतलब टेकन की, है ना, उनके द्वारा की गई। तो पहली बात तो उन्होंने रिजेक्ट किया ब्राह्मिकल सुप्रीमेसी को। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितना भी आपके स्क्रिप्चर्स होते हैं, जितने भी एक्चुअल में जितनी बुक्स होती है, रिलीजियस बुक्स होती है, उनको बर्न वगैरह करना उन्होंने स्टार्ट किया। लाइक आपको पता होगा कि मनुस्मृति को बर्न करने का भी एक्चुअली में अम्बेडकर जी ने भी वो एक मूवमेंट सा स्टार्ट किया था। तो काफी सारा मतलब कि जितनी भी रिलीजियस बुक्स वगैरह जो है, स्क्रिप्चर्स जो हैं एक्चुअली, सॉरी, वो हैं, वो बंद किए गए। ओके। तो और फोर्सिबल टेम्पल के अंदर एंट्री चालू की गई, मतलब कि फोर्सिबल एंट्री स्टार्ट की गई टेम्पल्स के अंदर। वाटर के लिए फाइटिंग, लाइक पब्लिक जो वेल्स हुआ करते थे, वहां से पानी वानी लेने के लिए जाना है, लाइक आई थिंक अम्बेडकर जी ने भी इसको काफी हद तक आगे, मतलब कि ये जो पब्लिक वेल्स वगैरह से वाटर वगैरह को लेना है, उन सब चीजों को अम्बेडकर जी ने भी काफी हद तक आगे बढ़ के उन्होंने भी ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है। और बिना ब्राह्मणों की मैरिज किया जाना, है ना, वैदिक स्कूल्स दलितों के लिए स्टार्ट करना। ठीक है। और रेशनलिटी को, मॉडर्न एजुकेशन, इन सब चीजों को फ्लरिश करवाना, ये सब कॉमन फीचर्स थे इन रिवॉल्ट्स के बीच में, ये सब चीजें वहां पे देखी गई थी, है ना, जो आपके मतलब कि जो आपके कास्ट जो रिवोल्ट थे उनके अंदर। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि जनरली केरला के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आपके मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं हम, और वहाँ पे कौन से प्रोमिनेंट जो है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं मूवमेंट के ऊपर, वो देखते हैं, है ना। तो पहले तो हमको पता है कि सत्यशोधक समाज ही बना था, आपको काफी अच्छे से पता है। ठीक है। ज्योतिराव जो गोविंद फूले थे, ठीक है, उन्होंने ही मतलब ज्योतिबाव गोविंद फूले जो थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, माली कम्युनिटी से आया करते थे, है ना। और सत्यशोधक समाज की मतलब को स्टार्ट किया गया। ठीक है। ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन भी बना था, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, सत्यशोधक समाज मूवमेंट बोल सकते हो, सत्यशोधक समाज अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है। ज्योतिबा गोविंद फूले ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। और उनकी जो इन्होंने काफी सारी अपनी कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी थी। ठीक है। ज्योतिबा गोविंदा फूले थे, उन्होंने लाइक गुलामगिरी के बारे में आपको पता है, जिसको स्लेवरी बोलते हैं ना, तो गुलामगिरी के बारे में आपको पता है।
एक इनकी जो बुक थी वो था मतलब कि धर्म तृतीय रत्नाकर की इनकी बुक थी, याद रखनी है, आपको आ सकता है इसके बारे में। ठीक है, एक था सार्वजनिक सत्य सत्य धर्म पुस्तक, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक इनकी बुक थी। और एक ईश्वरा, ईश्वरा इनकी बुक थी। तो इनकी बुक्स थी, इन्होंने कुछ एक जनरल भी स्टार्ट किया था, उसका नाम था दीनबंधु। दीनबंधु जनरल भी इनका स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने स्कूल्स वगैरह फॉर वुमेन एंड अनटचेबल्स के लिए स्टार्ट की। तो ये सत्यशोधक समाज आपका है महाराष्ट्र का, जिसको ज्योतिबा गोविंद फुले ने स्टार्ट किया, आपको ये याद रखना है। ठीक है। और बाद में फिर फाइनली जो ये मूवमेंट था, उसको आगे भी फिर मतलब लोगों ने, इसके काफी सारे फॉलोवर्स आए, उन्होंने आगे इसको फॉलो किया, ये मूवमेंट आगे भी चलता रहा। ठीक है। लेकिन लाइक उसके इसी मूवमेंट को आगे कैरी ऑन करने में जो लोग थे वो तो थे मुकुंद राव पाटिल थे एक तो। ठीक है। मुकुंद राव पाटिल का काफी फेमस नाम है इस मूवमेंट को आगे ले जाने के अंदर। इन्होंने मतलब दीन मित्रा जनरल लिखा था ना, इसने मुकुंद राव पाटिल ने दीन मित्रा जनरल लिखा था। और इनकी कुछ बुक्स भी थी मुकुंद राव पाटिल की, लाइक कुलकर्णी थी, हिंदुस्तान ब्राह्मण्स था, और इस तरीके से कुछ बुक्स थी। एक बुक थी इनकी देसाचे, DESHECHE, देसाचे दुश्मन, है ना, इस तरह से भी एक बुक थी। और ये मतलब फॉलोवर्स ही हैं एक्चुअली में ज्योतिबा फुले के, है ना, मुकुंद राव पाटिल। उसके बाद अगले फॉलोवर उनके रहेंगे रहेंगे साहू महाराज। ये किंग ऑफ कोल्हापुर थे। इन्होंने स्कूल्स खोली थी दलित के लिए। इन्होंने वैदिक स्कूल्स फॉर नॉन ब्राह्मण पृष्ठ के लिए स्टार्ट की थी। कुछ मतलब इन्होंने स्कूल के अंदर रिजर्वेशन वगैरह की भी कुछ बातें की थी, है ना। और इसके अलावा मतलब इन्होंने मतलब रिजर्वेशन वगैरह की इन्होंने बातें की थी, साहू महाराज ने स्कूल ऑफ फॉर दलित ओपन की थी। और ये किंग ऑफ कोल्हापुर हुआ करते थे। और इन्होंने एक्चुअली में इंटर कास्ट मैरिज और इंटर डाइनिंग, मतलब साथ में मिलकर खाना वाना खाना, लाइक वो सभी चीजों को मतलब इन्होंने प्रमोट किया। और इन्होंने दलित जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर जाके पढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया। लाइक जो एक दलित स्टूडेंट थे वो अम्बेडकर थे, जिनको कि इन्होंने मोटिवेट मतलब एनकरेज किया बाहर जाके पढ़ने के लिए। तो साहू महाराज किंग ऑफ कोल्हापुर, याद रखना है आपको ये सब कुछ महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। और तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक ये जो हमारा महाराष्ट्र के अंदर होने वाला रिवोल्ट था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक आता है मेहर मूवमेंट। तो ये हमारा पहला कौन सा मूवमेंट हो गया, कास्ट वाले जो रिवोल्ट देख रहे हैं हम। उस कास्ट वाले रिवोल्ट के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सत्यशोधक समाज को देख लिया है। ठीक है, जो महाराष्ट्र के अंदर सत्यशोधक समाज रहा है कास्ट रिवोल्ट को, उसको हमने देख लिया है। उसके बाद हम आगे एक्सटेंड करते हुए सेकंड नंबर जो महाराष्ट्र की मूवमेंट है उसी में हम आगे चलते हुए अब देखेंगे। एक्चुअली में सत्यशोधक समाज के बाद मेहर मूवमेंट, मेहर मूवमेंट भी एक हुआ था। तो मेहर मूवमेंट क्या था, ये किसने स्टार्ट किया था? तो मेहर मूवमेंट जो था, ये कुछ रिन्यूमरेशन के लिए था ना, जो जो लोग है जो मतलब कि एक्चुअली में जो काफी लोग अपर कास्ट वाले लोगों के घरों में काम करते थे, तो उनको रिन्यूमरेशन नहीं दिया जाता था, मतलब कोई मतलब पैसे नहीं दिए जाते थे उनको। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसके लिए जो नाम याद रखना है आपको, मेहर मूवमेंट या महार महार मूवमेंट के लिए आपको नाम क्या याद रखना है? याद रखना है गोपाल, गोपाल बाबा वालंकर, है ना, वालंकर, गोपाल बाबा वालंकर जो है 1894 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और इसको बाद में फिर अंबेडकर जी ने आगे कैरी ऑन किया है। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मेहर मूवमेंट। ठीक है। फॉर नो रिम्यूनरेशन दीज पीपल हैड टू वर्क इन हाउस एंड फील्ड्स ऑफ द कास्ट अपर, मतलब कि अदर कास्ट के लोगों के घरों में काम करना होता था लोगों को, और कोई उनको इसके लिए मतलब पैसा वैसा भी नहीं मिलता था। तो इसके लिए इसके प्रोटेस्ट में गोपाल बाबा जो वालंकर है, वालंगकर है, उन्होंने 1894 में इसको स्टार्ट किया। और फिर बाद में इसको कैरी ऑन किया है, आई थिंक मतलब बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, बाद में कैरी ऑन किया इसको बी आर अम्बेडकर ने। okay? अब थोड़ा बी आर अम्बेडकर के है ना हम कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं थोड़ा। तो उन्होंने हरिजन वेलफेयर के लिए काफी काम किया। जो बी आर अम्बेडकर के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बताए जाते हैं वो तो है बहिष् आपको पता है हितकर्णी सभा सभा थी एक ना, बहिष्कृत हितकर्णी सभा ना। तो ये एक इन्होंने स्टार्ट की 1924 के अंदर। इसी का दूसरा नाम था डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट, है ना। एक इन्होंने क्या किया स्टार्ट, अखिल भारतीय दलित सभा, अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा 1942 के अंदर, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। फिर इन्होंने एक स्टार्ट किया है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945 के अंदर। एक इन्होंने स्टार्ट किया है समता संघ 1927 के अंदर। तो ये सारे याद रखना आपको बी आर अम्बेडकर के ही थे। और उनके जनरल्स कौन कौन से थे बी आर अम्बेडकर के? तो एक तो था मूक नायक, एक जनता, और एक था बहिष्कृता भारती। ये कुछ जनरल्स थे जिनसे एसोसिएटेड है मतलब अम्बेडकर जी।
और पॉलिटिकल पार्टी से कौन सी से एसोसिएटेड थे अम्बेडकर जी? तो सबसे पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 के अंदर। 1936 में अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ज्वाइन की है पहले। फिर रिपब्लिकन पार्टी 1956 के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है। लेकिन सॉरी, ये जो रिपब्लिकन पार्टी 1956 में, ये क्या है, पॉस्थुमसली थी, उनकी डेथ के बाद इसको क्रिएट किया गया था, फाउंड किया गया था। ठीक है। तो उन्होंने ज्वाइन तो इंडियन लेबर पार्टी 1936 के अंदर की थी। ठीक है। अम्बेडकर जी की कुछ बुक्स को देख लेते हैं हम। तो एक तो इनकी बुक्स थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। दूसरा इनका था कास्ट, मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। और उनकी बुक थी बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है। एक था इनका कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म डेवलपमेंट एंड अनटचेबल्स, इस तरह के नाम से एक बुक थी। और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, ये उनकी एक और बुक थी। तो ये कुछ उनकी बुकें थी, इसको आपको याद रखना। ठीक है। तो ये अम्बेडकर जी ने किया, महार महार मूवमेंट के, मतलब उन्होंने स्टार्ट भी किया, तो ये अम्बेडकर जी की थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं। गांधी जी ने भी दो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, आपको पता है। एक तो हरिजन सेवक संघ था, और एक ऑल ऑल इंडिया टचेबिलिटी लीग स्टार्ट की थी इन्होंने, है ना, 1932 के आसपास। और 1933 में एक जनरल भी इन्होंने स्टार्ट किया था, एक लेखन किया जाता था जनरल का, हरिजन करके एक जनरल था, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक गांधी जी के बारे में हमने देख लिया। अब हम इसी में आगे एक्सटेंड करते हुए विट्ठल रामाजी सिंधे, वी आर सिंधे, थोड़े साउथ वाउथ के नाम आने वाले हैं थोड़े, है ना। महाराष्ट्र में तो सिंधे विंधे, भी साउथ में थोड़े और बदल के नाम आएंगे, तो थोड़ा सा आपको उसके साथ कॉप अप करना होगा। ठीक है। तो थोड़ा उनको याद रखना है। तो अभी जो है, एक महाराष्ट्र में ही अभी हम चल रहे हैं, महाराष्ट्र के मूवमेंट में ही अब काफी बड़े फिगर आते हैं, है ना। उनके उनका नाम है विट्ठल रामाजी सिंधे। ठीक है। ये वन ऑफ द महाराष्ट्र दलित लीडर थे, है ना। और इन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है? वी आर सिंधे ने, विट्ठल रामाजी सिंधे ने डिप्रेस क्लास सोसाइटी स्टार्ट की है इन्होंने। ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी। तो हमारे इस तरह से महाराष्ट्र के मेजर मेजर जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाते हैं। महर मूवमेंट हमने देख लिया। ठीक है। कास्ट मूवमेंट जो महाराष्ट्र के थे, उसमें महर सत्यशोधक समाज हमने देख लिया। उसके अलावा विट्ठल रामाजी सिंधे का हमने क्या देख लिया? डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी देख लिया। उसके बाद थोड़ा सा हमने अम्बेडकर जी का कंट्रीब्यूशन देख लिया, गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया वो देख लिया। अब हम तमिलनाडु के अंदर होने वाले मूवमेंट्स थोड़े देखेंगे। ठीक है। तो काफी प्राइम जो फोकस में इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है उनको ही हम देखेंगे। तो लाइक तमिलनाडु में कौन से मूवमेंट्स हुए थे? लाइक एक मूवमेंट था तमिलनाडु में जस्टिस मूवमेंट। ठीक है। तो ये क्या होता, मिडिल ऑर्डर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने इस जस्टिस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है। और आप थोड़ा से साउथ का है तो इसमें थोड़े नाम भी ऐसे ही रहेंगे। तो ये जस्टिस मूवमेंट में किस किस ने थोड़ा बहुत पार्ट लिया? तो तेलुगु कास्ट थी कुछ, लाइक रेड्डी, कम्मा और बलिजा। तो रेड्डी, रेड्डी है ना, तेलुगु कास्ट होती है, रेड्डी, कम्मा, बलिजा। तो ये कुछ तेलुगु कास्ट थी। ठीक है। और तो कुछ तमिल कास्ट थी, लाइक थोड़े नाम अलग अलग से रहेंगे ना, मुदिलियार्स, मुदिलियार्स। ठीक है। तत्तियार और वेलाला, VELLALA, वेलाला तमिल की कास्ट थी। और नायर्स जो होते हैं ना, वो केरला के थे। तो इन्होंने जस्टिस मूवमेंट को मतलब कि मतलब में कंट्रीब्यूट किया था। और 1917 के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की गई थी। ठीक है। इस मूवमेंट के दौरान ही। और उस पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी को आपको याद रखना है, ये कहीं ना कहीं पे जस्टिस मूवमेंट से रिलेटेड है। इसी को साउथ, है ना, इसी को मतलब कि साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के नाम से भी शायद जाना जाता है, आई थिंक। और लेकिन ये ज्यादातर पॉपुलरली फेमस थी जस्टिस पार्टी के नाम से। और जो जस्टिस पार्टी थी ना, उसके फाउंडर कौन थे? एक तो उसके फाउंडर थे TM नायर। ठीक है। एक एक थे त्यागराज सत्यार, सत्यार, त्यागराज सत्यार, T सत्यार या त्यागराज सत्यार, TM नायर। एंड फाइनली CCN मुदिलियंगर, है ना, मुदिलियंगर। थोड़े नाम थोड़े अलग है, तो आपको याद रखना है इनको ना। तो ये जस्टिस पार्टी के फाउंडर थे। और जस्टिस पार्टी काफी प्रोमिनेंट थी, आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो कौन थे इस मूवमेंट के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट इंसान कौन थे? उनका नाम था रामास्वामी नायकर। ठीक है। रामास्वामी नायकर को याद रखना है आपको, इन्हीं को ही पेरियार भी बोलते हैं। ठीक है। इन्हीं को पेरियार बोलते हैं, बहुत फेमस है ये। तो रामास्वामी नायकर, पेरियार बोलते हैं। हम तमिल तमिल वाले रिवोल्ट देख रहे हैं, उसमें हम जस्टिस मूवमेंट देख रहे हैं, इसी में जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं साउथ इंडिया की, लाइक तेलुगु तमिल कास्ट वगैरह, लाइक सत्यार, मुदिलियंगर्स, वेलालाल, रेड्डी, कम्मा, बलिजा, नायर्स वगैरह, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी में काफी इंपॉर्टेंट फिगर निकल के आते हैं, रामास्वामी नायकर, जिनका दूसरा नाम पेरियार भी है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जस्टिस पार्टी को कांग्रेस पार्टी से शिफ्ट कर दिया था, है ना। शिफ्ट, पहले कांग्रेस पार्टी से अटैच थी जस्टिस पार्टी, 1924 में इन्होंने जस्टिस पार्टी को शिफ्ट कर दिया था। एक्चुअली में आपको ये समझ के चलना है। ठीक है। तो यहाँ पे काफी बड़े फिगर है रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी बोला जाता है। काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका साउथ इंडिया के अंदर, जस्टिस पार्टी के
अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन था। और जस्टिस पार्टी जो फाउंड की गई थी, साउथ इंडिया में फाउंड की गई थी, और ये कास्ट रिवोल्ट के अंदर और कास्टिज्म से फाइट करने के लिए ही थी। पहले ये कांग्रेस के साथ ज्वाइंट थी 1922 में, इसको 1924 में इसको अलग कर लिया गया। ठीक है। और आई थिंक ये पेरियार जो है वो 1937 में प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस पार्टी भी बने थे कुछ। तो पेरियार जो है काफी फेमस है। इन्हीं का दूसरा नाम रामास्वामी नायकर नायकर है। कास्ट मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने में उन्होंने काफी मतलब कि अपना रोल प्ले किया है। जस्टिस पार्टी में भी इनका काफी बड़ा मतलब योगदान है। और इनके कुछ जनरल्स जो हैं, जनरली हमको नॉर्थ इंडिया के जनरल्स याद रहते हैं, साउथ इंडिया के इतने याद नहीं रह पाते हैं। तो पेरियार ने जो जनरल्स लिखे हैं जो कुछ, वो है एक तो आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी के ऊपर इन्होंने एक जनरल लिखा था, उसको बोलते थे KUDI, कुदी अरासू। है ना, थोड़े नाम डिफिकल्ट है बट आपको याद रखने पड़ेंगे। KUDI, कुदी अरासू। फ्रीडम के ऊपर इन्होंने लिखा था विडू तलाई, VIDUTALAI, क्योंकि साउथ इंडियन नेम्स है तो थोड़े अजीब से हैं। और एक इन्होंने कॉमन सेंस के ऊपर एक मतलब जनरल लिखा था इन्होंने, उसका नाम था येकू, येकू तारिपू, YEKU, येकू TARIPU, तारिपू। है ना, तो ये इस तरह से आपको ज्यादा याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, बट थोड़ा बहुत याद रह जाता तो ठीक है। पर ये ध्यान रखना, पेरियार जो थे उन्हीं का दूसरा नाम रामास्वामी नायकर था। ये काफी फेमस फिगर है साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है। और जस्टिस पार्टी से लिंक है ना, इस चीज को आपको याद रखना है। और बाद में 1944 के अंदर जो है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, जिसे आई थिंक जस्टिस पार्टी भी बोलते हैं, उन्होंने अपना नाम बदल लिया है ना, और नाम रख लिया अपना बदल के पार्टी का नाम द्रविड़ कंजगम, जो अभी भी काफी फेमस पार्टी है, DMK एंड AIDMK। तो 1944 के अंदर साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने अपना नाम बदल के द्रविड़ा कंजगम, है ना, कंजगम, KHZGAM, इन्होंने अपना नाम रख लिया। तो 1920 टू 1937 तक तो क्या रहा, जस्टिस पार्टी कंटिन्यूसली पावर में रही। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जस्टिस पार्टी की ओर से, क्योंकि साउथ की काफी प्रोमिनेंट पार्टी थी ये, इस वजह से इतना ज्यादा बताया जा रहा है इसके बारे में। ये थे आपके शुभ ब्रालू रेड्डियार, है ना, ये इसके चीफ मिनिस्टर थे। 1949 के अंदर पार्टी के अंदर स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। और नई पार्टी निकल के आती है, जो द्रविड़ा कंजगम कंजगम थी, है ना, या खजिगम, वॉट एवर जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो थी, उससे नई पार्टी का फॉर्मेशन होता है DMK का 1949 के अंदर। और DMK का पूरा नाम होता है द्रविड़ा मुन्नेत्रा कंजगम। ओके, तो ये DMK पार्टी निकल के आती है फिर साउथ में। और इसके ट्रेसेज आप देख सकते हो ना, फ्रीडम मूवमेंट के टाइप से, लाइक जस्टिस पार्टी के अंदर। और जो आपके DMK पार्टी के फिर फाउंडर जो को थे वो थे सॉरी, अन्ना दोराई, श्री एन अन्ना दोराई। ठीक है। और ये नाम थे। फिर 1972 में DMK से एक पार्टी और निकल के आ जाएगी, वो होगी AIDMK। और इसके जो फाउंडर होंगे, जो आपको पता है काफी फेमस फिगर थे, वो MG रामाचंद्रन। तो MG रामाचंद्रन जो होगा आपके AIADMK के फाउंडर होंगे, और DMK से ही ये निकली है। ठीक है। और इस पार्टी का पूरा नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा। और आगे पूरा वही नाम है, मुनित्रा कंजगम। ठीक है। तो ये इसका पूरा पार्टी का नाम है। तो दिस इज ऑल अबाउट जस्टिस पार्टी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। बाद में साउथ के अंदर ही कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी चलते रहे, है ना। पेरियार ने लीड किया है, पेरियार काफी बड़े फिगर थे। दलित मूवमेंट लेड बाय पेरियार, जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट थे। ठीक है। इसमें कौन कौन से मूवमेंट थे, कुछ प्राइम एक्टिविटी प्रोग्राम भी इनके द्वारा किए गए मूवमेंट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लाइक फॉर्सिबल टेम्पल एंट्री एक लोग करते थे। ठीक है। उसके बाद जो कम्बन और बर्न, इन्होंने क्या किया था, मतलब रामायण वगैरह को कुछ बर्न वगैरह किया था, है ना, कुछ ऐसा कुछ हुआ था, पता नहीं। वो मनुस्मृति वगैरह तो जलाई थी नॉर्थ इंडिया में, तो आपको तो पता ही है। फिर हमने तमिलनाडु के मूवमेंट देख लिया। तो तमिलनाडु में मेजर जो हमने देखा है वो जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन होना, और पेरियार का वाइटल रोल प्ले होना, बाद में इस पार्टी का ही DMK के अंदर कन्वर्ट हो जाना। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, वो आपके जो पेरियार है, और पेरियार का ही दूसरा नाम रामास्वामी नायकर है। तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु से हमको यही निकाल के लेके चलना है। फाइनली हम केरला के अंदर आते हैं। थोड़ा सा ये नाम डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट फिर भी आपको याद रखना है। एक इजावा मूवमेंट हुआ था, इजावा, EZHAVA, इजावा मूवमेंट। तो इजावा जो है वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इजावा मूवमेंट आई थिंक 1888 के अंदर के आसपास हुआ था। और जो इजावा वर्ड है उसका मतलब होता है, ये एक्चुअली में अनटचेबल कम्युनिटी इन केरला है। इजावा जो है अनटचेबल कम्युनिटी इन केरला है। आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है। तो ये मतलब इसका जो इसके से इजावा मूवमेंट से रिलेटेड जो फिगर्स है उनको आपको याद रखना है। तो वो दो तीन फिगर है। एक तो है नानू असन, NANUASAN, नानू असन। और नानू असन को ही प्रॉपरली मतलब पॉपुलरली जाना जाता है नारायण गुरु। ठीक है, नारायण गुरु के नाम से जाना जाता है। तो इजावा मूवमेंट से रिलेटेड थे, और काफी केरला के अंदर ये भी फेमस फिगर थे, नानू असन, या फिर इन्हीं को नारायण गुरु भी बोलते हैं। ठीक है।
और फिर बाद में है ना एक नया ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है केरला के अंदर 1902 के अंदर, जिसे बोलते हैं SNDPY। SNDPY मतलब श्री नारायण धर्म प्रतिपालना, श्री नारायण धर्म प्रतिपालना योगम करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इसको बोलते हैं SNDPY। SNDPY मतलब श्री नारायण धर्म प्रतिपालना योगम। ठीक है, तो ये काफी फेमस साउथ के अंदर है, केरला के अंदर। कभी आपको ये मतलब याद आ जाता है तो अच्छी बात है। आ सकते हैं वहां से क्वेश्चन। तो इनका स्लोगन हुआ करता था श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। योगम जो थी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन केरला के अंदर, उसका एक स्लोगन हुआ करता था, वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट। ओके। और जो केरला की कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने इसको सपोर्ट दिया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, SNDPY को। ठीक है। अब काफी फेमस जो आप काफी सुनते हो, लाइक वाइकॉम सत्याग्रह। वाइकॉम सत्याग्रह काफी फेमस है ना, 1925 के अंदर हुआ था, केरला के अंदर हुआ था। ठीक है। इसमें केरला के अंदर कांग्रेस के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था टेंपल के अंदर एंट्री करने का। ठीक है। और टेंपल के अंदर एंट्री करने का एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट मतलब कि कम्युनिटी के लोग आते हैं। आई थिंक ये देखेंगे अभी इसमें। तो वो इसके जो लीडर थे ना वाइकम सत्याग्रह के, वो आपको याद रखना है, TK माधवन थे एक तो, एक के कलप्पन थे। तो वाइकम सत्याग्रह 1925 कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा टेंपल एंट्री को मतलब मोटिवेट किया, मतलब लोगों को मोटिवेट किया, टेंपल एंट्री प्रोटेस्ट मतलब मूवमेंट चलाए गए। और जो वाइकम सत्याग्रह के लीडर थे वो थे TK माधवन, के कलप्पन एंड CF एंड्रयूज। तो ये मतलब CF एंड्रयूज तो आई थिंक ब्रिटिश सिटीजन थे कुछ। ठीक है। और गांधी जी के फॉलोवर थे CF एंड्रयूज जो हैं काफी फेमस। ठीक है। और CF एंड्रयूज को टाइटल भी दिया था गांधी जी ने। तो CF सॉरी, CF एंड्रू को जो गांधी जी ने टाइटल दिया था, याद रखना है, CF एंड्रू जो थे वाइकम सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, ब्रिटिश सिटीजन थे और गांधी जी के फॉलोवर थे। इनको गांधी जी ने एक टाइटल दिया था दीन बंधु। तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु बोला था, गिव टाइटल टू CF एंड्रयूज दीन बंधु। ओके, तो वाइकम सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, कभी याद रखना आपको। ठीक है। अब नारायण गुरु जो है, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में इस मूवमेंट को कौन आगे लेके चलेगा? तो जो लेके चलेंगे ना वो मूवमेंट को आगे, इससे जुड़ा, इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक वर्ड और याद रखना है आपको, वाइकम सत्याग्रह में एक जो वर्ड है KZHAVA, खजावा, खजहावा, या जो भी इसको बोल रहे हैं। तो ये कम्युनिटी होगी शायद, है ना। और इसमें जो बाद में इसको आगे लेके जो चले हैं वो हैं अयप्पन। तो अयप्पन, अयप्पन जो हैं, उन्होंने AYYAPAN, इन्होंने इसको मूवमेंट को, नारायण गुरु के द्वारा स्टार्ट किए गए मूवमेंट को आगे लेके चलते हैं। और वो एक नया स्लोगन देते हैं, अयप्पन जी जो है नया स्लोगन स्टार्ट करते हैं। लाइक पहले जो श्री नारायण गुरु का स्लोगन था वो था वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट। ये बोलते हैं नो गॉड नो रिलीजन नो कास्ट। ओके। मतलब कोई गॉड नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। और इजावा लोगों के ऊपर उनका मतलब कि काफी इन्फ्लुएंस था, और इजावा लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट भी किया था। ओके। और ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड के अंदर पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ना, जो इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन वर्ल्ड वाइड फर्स्ट टाइम केरला के अंदर 1960 में आई है, 1960 में बनी। ठीक है। तो इलेक्टेड बाय पीपल जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, फर्स्ट टाइम केरला के अंदर बनी है 1960 में। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक ये जो श्री नारायण वाला मूवमेंट था वो हमने देख लिया है। और एक अब आता है काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी में, बताइए कि केरला के अंदर है नायर कम्युनिटी, नायर्स मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, 1890 के आसपास। तो नायर कम्युनिटी काफी फेमस है केरला की, आपको याद रखना है ना। तो इसमें क्या हुआ था, नंबूद्री, नंबूद्री ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उनको टारगेट किया गया था नायर्स मूवमेंट के अंदर, नंबूद्री ब्राह्मण्स को टारगेट किया गया था। और लीडर कौन कौन से थे इसके नायर्स मूवमेंट के? जनरली हम साउथ के मूवमेंट्स इतना ध्यान से देखते नहीं है, इस वजह से इतना याद नहीं होता हमको। तो इसके जो लीडर्स थे वो थे CV रामन पिल्लई। ठीक है, CV रामन पिल्लई जो थे, मतलब कि वो नायर्स मूवमेंट के लीडर थे। और इसी टाइम पे ना आपको थोड़ा सा एक याद रखना है कि साउथ के मतलब केरला से रिलेटेड एक किंग भी है, मार्तंड वर्मा। तो मार्तंड मार्तंड वर्मा को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, त्रावणकोर के अंदर ये रूलर हुआ करते थे 1720 के आसपास। तो मतलब कि ये कभी वर्ड आ जाता है कि मार्तंड वर्मा कहाँ से लिंक है, तो केरला से लिंक थे, आपको याद रखना है। और जो आपके CV रामन रमन पिल्लई जो हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब कि ये नया मूवमेंट को लीड किया है, आपको याद रखना है। और फिर बाद में क्या होता है, एक दूसरा नाम आता है पद्मनाभा पिल्लई, PADMA, पद्मनाभा पिल्लई, NABHA। इन्होंने क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नेयर सर्विस सोसाइटी। ठीक है, नेयर सर्विस सोसाइटी का फॉर्मेशन किया है 1914 के अंदर। अब एक आता है रामाकृष्णन पिल्लई। तो ये क्या थे, रेडिकल कम्युनिस्ट थे रामाकृष्णन पिल्लई। तो पिल्लई पिल्लई यदि या कोई भी नाम आता है, लेकिन पद्मनाभ भा पिल्लई वगैरह, तो आपको, या रामाकृष्णन पिल्लई वगैरह, तो ये जितने भी नाम आते हैं तो आपको नेयर्स कम्युनिटी की बात आती है, आपको केरला को याद करना है उस टाइम पे। ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट है, रामकृष्णन जो पिल्लई है ना,
वो रेडिकल कम्युनिस्ट थे, मतलब खतरनाक वाले कम्युनिस्ट थे वो। और उन्होंने एक शायद जर्नल भी लिखा था उन्होंने, और उनके जर्नल का नाम था स्वदेश, स्वदेश लाइक स्वाभिमानी, कुछ इस तरह से जनरल हुआ करता था उनका, है ना। स्वदेश स्वाभिमानी, स्वाभिमानी वॉटेवर जो भी था, पता नहीं, ऐसा ही कुछ जनरल था। उनकी बुक यदि याद रखनी है आपको जरूर, है ना। रामाकृष्णन पिल्लई की जो बुक है वो आपको याद रखनी है। उन्होंने बायोग्राफी ऑफ कार्ल मार्क्स इन मलयालम लिखी है। मलयालम के अंदर बायोग्राफी ऑफ कार्ल मार्क्स लिखने का श्रेय जाता है। बायोग्राफी ऑफ कार्ल मार्क्स इन मलयालम, बायोग्राफी ऑफ कार्ल मार्क्स इन मलयालम, इसलिए रामकृष्ण पिल्लई ने लिखी है। ओके, आपको याद रखना। तो ये सब हमने एक्चुअल में देख लिया है फाइनली। जितने भी कास्ट मूवमेंट्स थे, कास्ट रिवोल्ट थे, हमने देख लिए। हमने देखा कि कास्ट रिवोल्ट जनरली एंटी ब्राह्मणिकल रिवोल्ट थे, और जितने भी मिडिल कास्ट सोसाइटी जो थी, और दलित वगैरह वर्ग, जो लोअर कास्ट सोसाइटी, जिन्हें सो कॉल्ड लोअर कास्ट सोसाइटी बोलते हैं, उन लोगों ने इनको मतलब कि फाइट किया इस मूवमेंट्स को। और ये जनरली सेंट्रलाइज साउथ इंडिया की तरफ रहा। तीन ज्यादातर मतलब जगह थी जहाँ पे बहुत ज्यादा कास्ट मूवमेंट, कास्ट रिवोल्ट देखने को मिले। एक महाराष्ट्र था, एक आपका तमिलनाडु था, केरला था। महाराष्ट्र के बारे में मैंने बता दिया, सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले ने वहां पे बनाया। और फिर मतलब उसी के कुछ सक्सेसर रहे सत्यशोधक समाज, लेकिन काफी बड़ा एक था। फिर अम्बेडकर जी का भी वहां पे काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, और गांधी जी भी करते हैं। और अम्बेडकर जी भी अपने बहुत सारे जनरल्स स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे मूवमेंट्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस तरह से ये महाराष्ट्र के अंदर सब चीजें होती हैं। और लाइक उसके बाद में हम आ गए थे तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के अंदर मैं बताया था, कुछ तेलुगु कम्युनिटी थी, कुछ उसके अलावा तमिल कम्युनिटी थी, है ना। तो इन लोगों ने मिलकर काफी सारे मूवमेंट को लीड किया। ठीक है, और फिर फाइनली हम केरला के ऊपर आ गए। तो केरला में जो नायर्स हैं, वो काफी, नायर्स जो बोल सकते हैं, वो काफी फेमस थे। और वो वाले मूवमेंट हमने देख लिए। तो इस तरह से हमारे मेजर मेजर जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सब खत्म हो चुके हैं, है ना। हमने पीजेंट मूवमेंट देख लिया। ठीक है, पहले तो हमने सिपाही मिटनी देख ली 1857 की। ठीक है, उसके बाद हमने मतलब कि पीजेंट वाला मूवमेंट भी देख लिया। उसके बाद हमने ट्राइबल मूवमेंट्स भी देख लिए, है ना। तो हमने पहले सिपाही मिटनी देख लिया, फिर ट्राइबल मूवमेंट्स देख लिए, फिर पीजेंट वाले मूवमेंट्स देख लिए, और फाइनली हमने कास्ट वाले मूवमेंट्स भी देख लिए। जब सिपाही मिटनी हमने देखी थी तो पूरी तरह सेंट्रलाइज थी 1857 की तरफ। ठीक है। और उसके बाद जब ट्राइबल मूवमेंट्स हमने देखे, तो हमने यही देखा कि जनरल 1858 से पहले पहले ही बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हो जाते हैं। बेसिक रीजन क्या होता है कि भाई उनके ऊपर आप हैप्टी टैक्सेशन लगा रहे हो, या फिर उनसे बहुत ज्यादा अमाउंट में आप क्या कर रहे हो, उनको बहुत ज्यादा उनकी जो कल्चर वगैरह है उसके ऊपर वॉयलेशन आप कर रहे हो, या फिर आप उन प्रोटेक्टेड एरिया वगैरह बनाने की वजह से फॉरेस्ट वगैरह में उनके राइट्स को कम कर रहे हो। उनका जो कल्टीवेशन के राइट होते थे, लाइक झूम एंड स्लैश कल्टीवेशन टाइप, उसको आप रोक रहे हो। तो उसकी वजह से काफी हद तक ये ट्राइबल रिवोल्ट्स होंगे। फिर पीजेंट रिवोल्ट का जो बेसिक रीजन था वो आपको पता ही है, कि टैक्सेशन का, एक्चुअली में टैक्सेशन का बहुत ज्यादा होना ही बेसिक रीजन था पीजेंट रिवोल्ट के पीछे। एंड फाइनली जो हमने देखा अभी कास्ट रिवोल्ट, इसमें तो बता ही दिया गया कि एंटी ब्राह्मणिकल रिवोल्ट हुआ करते थे जनरली। और जो दलित वगैरह जो लोग थे, और जो मिडिल क्लास लोग थे, अपने आप को मार्जिनलाइज मार्जिनलाइज फील करते थे, और इस वजह से सारे मूवमेंट्स लीड किए गए, लेकिन साउथ इंडिया में ज्यादातर किए गए। अब फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट के ऊपर। ये जैसे ही हमारा ये वाले जो मूवमेंट्स खत्म होंगे, फिर हम सीधा जंप करके आ जाएंगे जो हमारे कुछ लास्ट पोर्शन जो बचेगा उसमें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। वो काफी तेजी से हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 1885 कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को हम डील करेंगे डायरेक्टली। ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को डील करेंगे। लास्ट हमारे मूवमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। सोशियल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात चल रही है फाइनली। अब फाइनल मूवमेंट्स आ चुके हैं, तो आप किस तरह से सब क्लासिफाइड कर सकते हो होने वाले मूवमेंट्स को, मैंने बता दिया पहले ही, लाइक मिटनी के अंदर, फिर उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट्स के अंदर, फिर पीजेंट मूवमेंट्स के अंदर, फिर कास्ट मूवमेंट के अंदर, कास्ट रिवोल्ट के अंदर, फाइनली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है। तो रीजन क्या थे सोशियो रिलीजियस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के पीछे के रीजन क्या थे? ठीक है, सोसाइटी के अंदर सोशल इविल्स बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। रिलीजियस सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हुआ करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन आती है, और क्रिश्चियन मशीनरी की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब रीजंस बनते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के पीछे। ठीक है। और मतलब प्रेस का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और प्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग दीज रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स को स्पीड करने के अंदर प्रेस का काफी बड़ा वाइटल रोल था। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स रहे हैं, उनको हम देखते हैं अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, ब्रह्मो समाज काफी ज्यादा फेमस है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने फाउंड किया है। फादर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। ये बंगाली ब्राह्मण फैमिली में ये इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और बता देते हैं कि 1800 से लेकर 1820 तक 5000 सती के केस देखे गए थे ओनली कलकत्ता के अंदर, 1800 से 1820 के अंदर। ठीक है। और 1811 में इनके भाई की मौत हो जाती है, और फिर उनकी जो भाभी होती है उनको मतलब कि सती बना दिया जाता है। तो हो सकता है उस इनके अंदर काफी ज्यादा फिर मतलब अंदर से टर्मोइल होता है, और फिर ये फाइनली डिसाइड करते हैं सबको हटाना ही होगा। तो 1815 के अंदर ये आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा। और 1888 के अंदर
सॉरी 88 नहीं, 1828 के अंदर, 1828 के अंदर ये जो आपका आत्मीय सभा है यही ब्रह्मो समाज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आपको याद है। ओके। तो ये 1815 में एक आत्मीय सभा को बनाएंगे और 1828 के अंदर यही आत्मीय सभा ब्रह्मो समाज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिलोसॉफी और आइडियोलॉजी की यदि हम बात करते हैं, है ना, तो इनके क्या फिलोसॉफी थी, क्या आइडियोलॉजी थी राजा राम मोहन राय की। तो ये अवेयरनेस लाना चाहते थे, प्रॉम्प्टिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना चाहते थे। और जितने भी सोशल इविल्स है ना उस टाइम के, उनको सबको हटाना चाहते थे, है ना, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। और ये आइडियलिटी जो वर्शिप होती है और जो पॉलिथिज्म वगैरह होता है ना, उसको रिजेक्ट किया इन्होंने। मतलब मूर्ति पूजा, पॉलिथिज्म वगैरह को इन्होंने रिजेक्ट किया। और इन्होंने जो टैबू होता था कि सी वोयेज नहीं करोगे आप, यदि यात्रा करके बाहर जाओगे तो आपका धर्म खराब हो जाएगा, उसको भी रिजेक्ट किया इन्होंने, है ना। इनकी आई थिंक डेथ भी ब्रिटेन के अंदर हुई थी, यहाँ पे नहीं थे जब ये मरे थे तब, ठीक है। तो इनकी जो बुक है ना, इनकी बुक कुछ है, एक दो बुक उनकी याद आपको याद रख लेनी है। तो जो इनकी मेजर बुक है, एक तो मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ एंशियंट राइट्स ऑफ वुमेन, मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ द एंशियंट राइट्स ऑफ वुमेन, ये इनकी एक बुक थी, ठीक है। तो एक इस बुक को याद रखना है। और एक 1825 में वेदांता कॉलेज इन कलकत्ता का फाउंडेशन में इनका कंट्रीब्यूशन था। वेदांता कॉलेज इन कलकत्ता के फाउंडेशन में इनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, 1825 के अंदर। इस चीज को आपको याद रखना है। और इन्होंने हेल्प भी की थी काफी हद तक, असिस्ट भी किया था काफी क्रिश्चियन मशीनरीज को, किस चीज के अंदर, स्कूल से स्टार्ट करने के अंदर, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के अंदर क्रिश्चियन मशीनरीज को उन्होंने असिस्ट भी किया था, ठीक है। एक डेविड हैरे करके हुआ करते थे, ये डच मिशनरी थे, डच के थे डेविड हैरे, है ना। और इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर 1817 में बनाया और उसमें हेल्प की थी काफी हद तक, राजा राम मोहन राय ने सपोर्ट किया था इनको हिंदू कॉलेज बनाने में, जो कि डेविड हैरे थे, डच मिशनरी थे ये। ऐसे एक अलेक्जेंडर डफ हुआ करते थे, उन्होंने डफ कॉलेज बनाया, डफरिन, अलेक्जेंडर डफरिन या कुछ डफ है ये ना, अलेक्जेंडर डफ ही लिखा हुआ है। तो अलेक्जेंडर डफ हुआ करते थे, इन्होंने डफ कॉलेज बनाया कलकत्ता के अंदर। और ये स्कॉटिश मशीन मिशनरी थे और इनको भी सपोर्ट किया। तो मतलब काफी कॉस्मोपॉलिटन टाइप का फिगर थे राजा राम मोहन राय, काफी लिबरल एटीट्यूड उनका हुआ करता था। तो हो सकता है कि मतलब उनके ऊपर भी, लाइक जैसे टीपू सुल्तान के ऊपर मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काफी बड़ा इंफ्लुएंस था, लाइक फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी वगैरह इन सब चीजों का। तो वो भी काफी हद तक मतलब प्रोग्रेसिव टाइप के माइंडसेट के इंसान थे राजा राम मोहन राय भी, और कॉस्मोपॉलिटन हुआ करते थे। और काफी ज्यादा इन्होंने एजुकेशन को एक्सपेंड करने में और जितनी भी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के अंदर लगातार मतलब ये इंगेज रहे इस चीज के अंदर। ओके। तो इनकी कुछ और भी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स है, और भी कुछ इनकी बुक है, लाइक, है ना, एक लाइक तौफत उल मुजाहिदीन, कुछ ऐसे इनकी बुक है ना, तौफत उल मुजाहिदीन, इनकी एक बुक है। इसमें तौफत का मतलब होता है गिफ्ट, और मुजाहिदीन का मतलब होता है मोनोथिस्ट। ओके। तो लाइक तौफत उल मुजाहिदीन इनकी एक बुक है, ठीक है। और एक इनकी बुक है ये गाइड टू उसमें पीस एंड हैप्पीनेस। या सर ब्रह्मो समाज में हम सती, पॉलीगैमी और पर्दा सिस्टम के बारे में भी तो लिख सकते हैं कि उन्होंने वो चीज हटाई है, हाँ लिखेंगे ना, भी आ रहे हैं मतलब बिल्कुल। हटाने को बोला। हाँ लिखेंगे, जो है फाइनली सती वाला एक्ट भी पास होगा 1828 या 29 के आसपास ही, विलियम बेंटिक जो होंगे वो पास करेंगे। और उन्होंने काफी ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स के अंदर सती को सप्रेस करने के अंदर काफी बड़ा वाइटल रोल था राजा राम मोहन राय का, उस एक्ट को पास करवाने में उन्होंने जो प्रेशर ग्रुप काम किया था। तो वो होगा, अभी देखेंगे उसको, ना बोल सकते हैं बिल्कुल पक्का। या और सब ज्यादातर बड़ा कंट्रीब्यूशन तो इनका यही था, मतलब कि सती प्रथा वाला काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका, तो ये बोल सकते हैं। उसके अलावा अभी मैं बुक बता रहा था, तो उस बुक में ही फिर एक आता है गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस करके भी एक इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस करके भी उन्होंने बुक लिखी थी, और बहुत सारी उपनिषद वगैरह को उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था बंगाली के अंदर और इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये काफी बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन से लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो थे ना, वो भी काफी थे इनके राजा राम मोहन राय के। तो काफी स्कॉलर थे, बताते हैं, काफी लैंग्वेज ही जाना करते थे और विदेश भी जाया करते थे, है ना। और इंडियन प्रेस को इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, इन्होंने कुछ पेपर लिखे हैं, लाइक संवाद कौमुदी इन्होंने 1821 के अंदर लिखा, इनका पहला जनरल था ये, है ना। और मतलब कि मुझे लगता है पहला जनरल था, और मुझे लगता है कि एडिटेड बाय इंडियन, किसी इंडियन के द्वारा लिखा हुआ पहला जनरल भी था ये, संवाद कौमुदी। और इन्होंने ये इंडियन प्रेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने, ठीक है। और इसी तरह से मतलब कि, तो ये ध्यान रखना आपको, शायद इंडियन के द्वारा लिखा हुआ पहला जनरल, तो काफी स्कॉलर टाइप के थे ये ना। और मिरात उल अकबर करके 1822 के अंदर पर्शियन जनरल भी था कुछ इंडिया के अंदर, एक लिखा हुआ था। और ये आपको याद रखना, इनकी जो डेथ होती है 1833 के अंदर हो जाती है। होती कहाँ पे है डेथ इनकी, ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर। तो उस टाइम इंग्लैंड के अंदर थे राजा राम मोहन राय, आपको याद रखना है, ठीक है। और इनकी जैसे ही डेथ होगी ना, तो उसके बाद ब्रह्म समाज जो होगा दो भागों में टूट जाएगा, है ना। ब्रह्मो समाज दो भागों में टूट के, और दो सेक्शन इसके बन जाएंगे। एक तो क्या बन जाएगा, आदि ब्रह्मो समाज, और एक हो जाएगा फाइन भारतीय ब्रह्मो समाज,
ठीक है। आदि ब्रह्मो समाज जो है वो फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जो होंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर, वो फाउंड करेंगे 1839 के अंदर। ठीक है। और आई थिंक तत्व बोधनी सभा जो थी, है ना, वो भी कहीं ना कहीं पे रिलेटेड थी इन्हीं से। कोई बताना चाहेगा इसके बारे में, तत्व बोधनी सभा के बारे में? फर्दर क्लासिफिकेशन जो हुआ था उसके बारे में किसी को कुछ पता है? ठीक है, तो मतलब आपको याद रखना, आदि ब्रह्म समाज से रिलेटेड कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज से रिलेटेड है केशव चंद्र सेन। ठीक है। और केशव चंद्र सेन जो थे भारतीय ब्रह्म समाज से रिलेटेड है, और जो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर है वो किससे रिलेटेड है? आदि ब्रह्म समाज से। और ये सब मतलब इस बाद में ब्रह्म समाज से ही निकले हैं ये सब चीजें। ठीक है। क्यों स्प्लिट हुआ था, क्यों दो टुकड़ों में टूट गया था ये एक्चुअली में? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो काफी कंजर्वेटिव टाइप के थे। ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग है ना, जो ब्रह्म समाज है ना, फॉर हिंदू हिंदू रिलीजन के लिए ही है, उनको ऐसा लगता था। जबकि केशव चंद्र सेन थोड़े रेडिकल थे, और मतलब कि उनको लगता था कि जो ब्रह्म समाज है वो यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए है। तो इस वजह से मतलब स्प्लिट हो जाता है। फिर 1867 के अंदर क्या करते हैं, केशव चंद्र सेन बॉम्बे को विजिट करते हैं। ठीक है। भारतीय समाज को, भारतीय जो ब्रह्म समाज है उसको प्रमोट करने के लिए हो जाते हैं उस टाइम पे, है ना। फिर वहां पे जो बॉम्बे में इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, लाइक प्रार्थना समाज। सॉरी सॉरी, मतलब आपको ध्यान रखना कि फाइनली प्रार्थना समाज जो है ना एक नया समाज है, ये इसके जो फाउंडर है आपको सबको पता है, आत्माराम पांडुरंग रंगा, है ना। आत्माराम पांडुरंग रंगा जो है इनके फाउंडर है। तो फाइनली आपको फाइनल जो क्लासिफिकेशन में याद रखना है, पहले आत्मी सभा बनी 1815 में, फिर इसको ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर दिया गया। ब्रह्म समाज सब क्लासिफाइड दो भागों में हो गया। एक आदि ब्रह्म समाज था आपका। आदि ब्रह्म समाज जो था उसके फाउंडर आपके कौन थे? आदि ब्रह्म समाज के फाउंडर थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने क्यों अलग किया? उनको लगा कि ये केवल एक्सक्लूसिवली ये केवल हिंदुओं के लिए है, तो वो थोड़ा इस तरह से सोचने वाले थे। और वहीं पे बाद में तो जो केशव चंद्र सेन है उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन कर दिया था, फिर किया था ना। और बाद में फिर मतलब प्रार्थना समाज का भी फॉर्मेशन होता है, आत्माराम पांडुरंग गंगा करते हैं इसका फॉर्मेशन। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये फिर मतलब फिर दोबारा से कुछ स्प्लिट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। और ये स्प्लिट होके अब और भी ये ब्रह्म समाज जो होता है और भी फर्दर ब्रेक होगा, लेकिन इतनी निटिगिटी में जाने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ बताना हो उसके रिगार्डिंग, कोई और पॉइंट याद आपको याद हो इन सब चीजों के रिगार्डिंग, तो बता सकते हो आप लोग। तो थोड़ा सा एक दो चीजों को और याद रख लेना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। क्या है कि एक तो मैरिजेबल जो एज थी ना, लड़कियों की 14 साल और लड़कों की 18 साल, ये किस एक्ट के थ्रू आई थी पता है किसी को? एक एक्ट पास हुआ था 1872 के आसपास, जो केशव चंद्र सेन की एफर्ट्स की वजह से पास हुआ था 1872 में। इसको नेटिव मैरिज एक्ट भी बोलते हैं, सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं, ब्रह्मो मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था कि लड़कियों की जो मिनिमम एज है वो 14 साल कर दी गई थी, और लड़कों की 18 साल। कोई बताना चाहेगा फिर इसके बाद फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में भी एक एक्ट पास होता है, और उसके बाद एज को बढ़ा दिया जाता है और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है? कौन सा एक्ट था पता है आपको? चलो कोई ना, आगे चलते हैं इसमें ना। तो दिस इज ऑल अबाउट लग, और थोड़ा मतलब इसमें एक साधारण ब्रह्म समाज भी बनता है। जो साधारण ब्रह्म समाज है उसके जो फाउंडर थे वो थे शिवानंद शास्त्री। तो थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन को आप देख लेना है, दो चार पांच दस क्वेश्चन लगा लेना है इसके ऊपर, तो ये और अच्छे से क्लासिफाइड फर्दर आपको पता चल जाएगा। वैसे मेजर नाम मैंने बता दिए हैं। आत्मी सभा, ब्रह्म समाज के बाद आपका साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म, आदि ब्रह्म समाज। और आगे फिर मतलब आदि ब्रह्म समाज को जो हैंड लीड करेंगे वो देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए। साधारण ब्रह्म समाज को जो लीड करेंगे वो आपके केशव चंद्र सेन हो गए। बाद में केशव चंद्र सेन के साथ में कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं ना, तो मतलब बाद में फिर ये और सब क्लासिफाइड हो जाता है, और इसमें से एक साधारण ब्रह्म समाज भी निकल के आता है ना। तो एक नया मतलब, और साधारण ब्रह्म समाज के जो फाउंडर थे वो थे शिवानंद शास्त्री। ठीक है। क्योंकि मतलब केशव चंद्र सेन 1878 में क्या करते हैं, वो एक गलती करते हैं। अपनी जो छोटी बच्ची होती है, माइनर डॉटर होती है, उसकी शादी कर देते हैं वो ना ट्रेडिशनल मैनर में। अब वो लगातार जब बोल रहे हैं कि मतलब कि वो प्रमोट कर रहे हैं और फिर इन सब चीजों को फिर वो खुद ही उल्टा टास्क कर देते हैं, तो फिर थोड़ा सा उससे चीजें खराब हो जाती है। ओके। थोड़ा सी फेथ, थोड़ी लोगों की फेथ कम हो जाती है। अब इसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हम देख रहे हैं। उसमें हमने ब्रह्म समाज को देखा है, ब्रह्म समाज को और उसके सब क्लासिफिकेशन को देखा है। वैसे ही हम देखते हैं अब आर्य समाज। तो आर्य समाज जो है 1875 के अंदर आपको पता है बॉम्बे के अंदर स्टार्ट होता है। इसको स्टार्ट करने का जो श्रेय दिया जाता है आपको पता है, मूला शंकर को दिया जाता है, जिन्हीं को हम दयानंद सरस्वती बोलते हैं। ठीक है। और आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट टाइप का मूवमेंट हुआ करता था ना, रिफॉर्मिस्ट नहीं था ये। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है जो एंशियंट ग्लोरी आपकी है ना उसको रिवाइवल करने की बात करते हैं। और रिफॉर्मिस्ट टाइप का होता है जो आपके अंदर व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने की बात करते हैं। तो लाइक जैसे ब्रह्म समाज को हम एक
या ब्रह्म समाज मूवमेंट को हम एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोल सकते हैं। वैसे ही जो आपका ये जो था आर्य समाज, ये रिवाइवलिस्ट था, मतलब पास्ट ग्लोरी वगैरह जो है उसको रिवाइवल करना था, लौटो वेदों की और लौटो, इनका स्लोगन था ना। तो इस वजह से, तो इसमें मतलब इस वजह से गो बैक टू वेदास जी स्लोगन दयानंद सरस्वती ने दिया भी था, तो ये इस वजह से काफी मतलब कि फेमस थे। और इन्होंने यूटोपियन क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम की बात की थी। इन्होंने बताया था कि मतलब एक्चुअली में डी जो आपके दयानंद सरस्वती थे वो एम्फेसिस करते थे ट्रिपल एस के कंसेप्ट के ऊपर, 3 एस के कंसेप्ट के ऊपर वो फोकस करते थे। ट्रिपल एस का कंसेप्ट क्या होता है? स्वधर्मा, स्वभाषा, स्वराज। स्वधर्मा मतलब कि वन शैल नॉट कम आउट ऑफ हिज ऑन रिलीजन, एक इंसान को अपने खुद के धर्म से बाहर नहीं आना चाहिए। एक स्वभाषा, स्वभाषा मतलब नो फॉरेन लैंग्वेज, मतलब अपनी खुद की भाषा होनी चाहिए। स्वराज मतलब नो फॉरेन फॉरेन डोमिनेशन। तो ये सबको ये प्रमोट करते थे। और इन्होंने काफी शुद्धि मूवमेंट वगैरह भी चलाए, लोगों का कास्ट कन्वर्टेड वगैरह, मतलब शुद्धि मूवमेंट वगैरह भी काफी दयानंद सरस्वती ने आर्य ब्रह्म समाज में करवाए थे ना, शुद्धि मूवमेंट्स। तो ये शुद्धि मूवमेंट था, क्या होता था शुद्धि मूवमेंट्स? इट इज ए रिकन्वर्जन प्रोग्राम, मतलब किसी इंसान ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसी दूसरे धर्म के अंदर, तो उसको रिकन्वर्ट करवाना पुराने धर्म के अंदर ही, है ना। लाइक हिंदू मान लो दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, तो उनको दोबारा उनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवाना, इसे बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट। गाय के प्रोटेक्शन के लिए भी इन्होंने काम किया, ठीक है। तो ये दो टाइप के कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम बताए जाते हैं इन्होंने स्टार्ट किए थे, एक तो काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट, एक शुद्धि मूवमेंट। 1883 1883 के अंदर एक्चुअली में दयानंद सरस्वती की डेथ हो जाती है। 1875 में तो फाउंड ही किया गया है, और आपके 8 साल बाद आपकी डेथ हो जाती है ना। बॉम्बे के अंदर फाउंड किया गया था, याद रखना आपने इसको इसको बॉम्बे के अंदर फाउंड किया था, इसको आपको याद रखना है। 1892 के अंदर क्या होता है, आर्य समाज में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, सबके अंदर स्प्लिट हो रहा है, आर्य समाज में भी स्प्लिट हो गया, दो स्प्लिट होके दो बनते हैं। एक थोड़ा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाला, लाइक जैसे वहां पे कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाला कौन सा समाज था? कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी जो थी ब्रह्म समाज के अंदर, वो आदि ब्रह्म समाज की थी, ठीक है। और रेडिकल जो थे वो आपके साधारण ब्रह्म समाज वाले लोग थे। तो जो आपके ये जो कंजर्वेटिव इसमें जो विंग होगी ना तो आर्य समाज के अंदर, उसको कौन लीड करेंगे? उसको लीड करेंगे, याद रखना है आपको, स्वामी। तो जो कंजर्वेटिव है उनको लीड करेंगे स्वामी, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, श्रद्धानंद, है ना, श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद है जो, वो लीड करेंगे कंजर्वेटिव विंग को। रेडिकल विंग को लीड करेंगे लाला हंसराज। आ सकते हैं क्वेश्चन, आपको याद रखना है ना। रीजन क्या थे स्प्लिट होने के दोबारा से, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव थे ना वो चाहते थे कि गुरुकुल एजुकेशन होनी चाहिए, और जो रेडिकल चाहते थे कि कॉलेज एजुकेशन होनी चाहिए, इस वजह से स्प्लिट हो गया, है ना। और जो आपके कंजर्वेटिव चाहते थे कि प्योर वेजिटेरियन फूड होना चाहिए, रेडिकल चाहते थे कि नॉन वेजिटेरियन फूड होना चाहिए ताकि न्यूट्रिशनल फूड मिल पाए, ऐसा मानना था उनका ना। तो आपके जो श्रद्धानंदा थे, ये श्रद्धानंद थे, उन्होंने फिर क्या किया, गुरुकुल को फाउंड किया हरिद्वार के अंदर, ठीक है, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के बिहाफ पे। और जो आपके दूसरी तरफ से जो आपके कौन, क्या नाम बताया था मैंने, लाल हंस, क्या नाम था इनका, सेकंड जो नाम था, सॉरी, जस्ट अ मिनट। किसको पता है मैंने क्या नाम बताया था जो रेडिकल थे ब्रह्म समाज, आनंद इसके अंदर जो रेडिकल थे? हंसराज। क्या नाम था, दोबारा बताना, रिपीट करना। लाला हंसराज। ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ। तो जो लाला हंस हंस राज थे ना, तो आपके यहाँ पे लाला हंस राज थे वो ना, तो यहाँ पे आपके हंसराज ने क्या फाउंड किया है, डीएवी कॉलेज स्टार्ट किया है लाहौर के अंदर, हंसराज ने, लाला हंसराज ने। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, अब डीएवी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो कभी ध्यान रखना कि इसके बारे में पूछ लिया जाए कि डीएवी कॉलेज किसने स्टार्ट किए, तो आर्य समाज की कॉलेज है ये। आर्य समाज के अंदर भी जो दो विंग थी उसमें से सेकंड जो रेडिकल विंग थी, ठीक है, जो रेडिकल वाली विंग थी उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, उसमें जो हंसराज थे उन्होंने फाउंड किया है, और लाहौर से स्टार्ट किया गया था, डीएवी कॉलेज इन लाहौर बनाया गया था, इसको बोलते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो अब आ गया हमारा मतलब ये भी खत्म हो गया है हमारा, काफी अच्छा एक था ये भी आपका आर्य समाज भी। तो आर्य समाज को पूरा देख लिया हमने। 1875 बॉम्बे के अंदर फॉर्मेशन होता है, मूला शंकर जी, दयानंद सरस्वती भी बोलते हैं, उन्होंने फाउंड किया इसको। एंड बाद में मतलब उन लोगों की आइडियोलॉजी वगैरह थी, उन्होंने शुद्धि मूवमेंट वगैरह, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट वगैरह स्टार्ट किया। बाद में ये भी स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होकर कंजर्वेटिव एंड रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको कंजर्वेटिव जो होता है उसको श्रद्धानंद मतलब जो है वो फाउंड करते हैं, और जो आपका रेडिकल वाला होता है उसको आपको लाल हंसराज फाउंड करते हैं। लाल हंसराज जो होते हैं वो एक्चुअली में डीएवी कॉलेज को स्टार्ट करते हैं, और जो सदानंद है वो गुरुकुल को स्टार्ट करते हैं हरिद्वार के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जी जो थी वो 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था वैसे तो। और थियोसॉफी का मतलब होता है डिवाइन विजडम, मतलब डिवाइन विजडम होती है थियोसॉफी, है ना।
और दिव्य ज्ञान समाज, मतलब एक्चुअली में इसके जो फाउंडर थे ना उनका नाम आपको याद रखना है पहले तो। जो फाउंडर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, एक तो थे आपके ऑलकॉट, जो अमेरिकन थे, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल, है ना, ऑलकॉट। और दूसरे थे मैडम ब्लावोस्की, ब्लावोस्की ये रशियन वुमेन थी एक, है ना। तो कर्नल जो ऑलकॉट है ना, ऑलकॉट को आपको अमेरिकन, ये फाउंडर है। और मैडम ब्लावोस्की जो है वो रशियन वुमेन है, ये फाउंडर है थियोसॉफिकल सोसाइटी के। 1875 न्यूयॉर्क के अंदर इसका एक्चुअली में इसको फाउंड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के? तो एंशियंट कल्चर को प्रमोट करना, सिविलाइजेशन, रिलीजन वगैरह को प्रमोट करना, और उसके बाद प्रमोट करना, मतलब ये सब चीज, मतलब कुल मिला के एंशियंट हिस्ट्री को, सिविलाइजेशन को, आपकी ग्लोरी को, पास्ट ग्लोरी को, इन सब चीजों को बता रहा। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था कि ज्यादातर हमको ये लगा था, इस तरह से फीड किया गया था इंडियंस को अंग्रेजों के द्वारा, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरम देते हुए, कि आप जो आपकी रेस वो है काफी डाउन है, ठीक है, और हम काफी अपर हैंड पे हैं, और हम आपके अंदर रिफॉर्म करने के लिए लाए हैं। आपका हिस्ट्री तो कुछ रही नहीं है, आप लोग तो हमेशा बार्बरिक टाइप के रहे हो, और नॉट मतलब अनसिविलाइज रहे हो, और आपका जो हिस्टोरिकल मतलब पूरा रही है वो काफी अच्छी नहीं रही है। तो ऑन दैट बिहाफ एक्चुअली एक्सप्लोइटेशन किया जाता था। तो ये जितनी भी अब थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग वगैरह, जितनी भी सब चीजें आएंगी, तिलक वगैरह जो सब कुछ करेंगे, उससे क्या होगा, उसका पर्पज जो रहेगा वो बेसिकली यही पर्पज रहेगा, रिवाइवलिज्म, है ना, रिवाइवल करना। किस चीज का? आपकी एंशियंट ग्लोरी को रिवाइवल करना, आपकी सिविलाइजेशनल ग्लोरी को रिवाइवल करना, आपकी कल्चरल जो है वो स्पेसिफिकेशंस उनको आपको बताना। लेकिन इसका काफी हद तक बहुत सारे दलितों के द्वारा सबके साथ अपोज भी किया जाएगा इस चीज का। काफी हद तक क्यों अपोज किया जाएगा? क्योंकि फिर इनको वही फियर रहेगा कि इसकी वजह से ब्राह्मणवाद फिर से स्टार्ट हो सकता है, तो काफी लोग इसको अपोज भी करेंगे। तो उसी में से एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 1879 के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर को न्यूयॉर्क से हटा के और अडयार तमिलनाडु में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना आपको, 1879 के अंदर हेडक्वार्टर को न्यूयॉर्क से हटा के अडयार तमिलनाडु के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। ये आपको याद रखना है, ओके। और फिर ऑलकॉट जो थे इसके प्रेसिडेंट रहते हैं जब तक उनकी डेथ होती है 1907 तक, ठीक है। और वन बुक ऑफ, जो आपकी जो उनकी मैडम ब्लावोस्की थी, उनकी बुक थी एक सीक्रेट डॉक्ट्रिन करके, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाएंगे हमारी एनी बेसेंट जो है लाइमलाइट में। एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश लेडी थी, और वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी कौन सी बुक से? सीक्रेट डॉक्ट्रिन बुक से, आई थिंक। और वो प्रेसिडेंट बनती है 1907 के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। और वो सी बिकेम द चैंपियंस ऑफ वुमेन राइट्स, वो वुमेन्स राइट्स की चैंपियन बनती है। उनकी जनरल्स को याद रखना है, एनी बेसेंट के जनरल थे एक तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, ये दो उनके जनरल थे। कॉलेज से किससे एसोसिएटेड थी ये? बनारस हिंदू कॉलेज, 1898 से ही, है ना। और यही कॉलेज बाद में यूनिवर्सिटी बन जाता है। और ये यूनिवर्सिटी कब बनता है? तो बनारस हिंदू कॉलेज से एसोसिएटेड थी 1898, और ये कॉलेज हिंदू कॉलेज बाद में बन जाता है। और हिंदू कॉलेज के इसके कन्वर्ट होने के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन रहता है? इसके अंदर मदन मोहन मालवीय का काफी बड़ा रोल रहता है। मदन मोहन मालवीय इसको हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ओके। उसके अलावा भी कुछ, मतलब कि बसंत थियोसॉफिकल कॉलेज भी स्टार्ट किया गया। एक मदनापल्ली 1966 तिरुपति में कुछ कॉलेज खोला गया। लाइक ऐसे ऐसे भी चीजें थी। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक थियोसॉफिकल सोसाइटी। हम देख लेते हैं रामकृष्ण मूवमेंट, जो काफी जो विवेकानंद के वाला था, स्वामी स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंदा, नरेंद्र दत्त भी इनका नाम था। और रामकृष्ण परमहंस जो था, ठीक है, उनके गुरु हुआ करते थे, जो ना रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु हुआ करते थे। इनका बचपन का नाम था रामकृष्ण परमहंस का, आई थिंक गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय जो है इनके बचपन का नाम था। किसके बचपन का नाम? रामकृष्ण, मतलब स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके बचपन का नाम था गदाधरा चट्टोपाध्याय, ठीक है। और 1896 टू 97, मतलब एक्चुअली में दो ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से स्टार्ट किए गए थे। ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही था, एक तो मठ था, एक मिशन था। तो रामकृष्ण मठ को स्थापित किया गया बेल्लोर हेडक्वार्टर कलकत्ता के अंदर, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, ये दोनों चीजें चालू होंगी। और इनकी एक लाइन थी साफ साफ, ठीक है। क्या लाइन होती थी, क्या मोटो था इनका? सर्व टू मैनी सर्व टू गॉड, ओके, सर्व टू मैनी सर्व टू गॉड, है ना। तो ये इनका लाइन थी ये वाली, ओके। अब रामकृष्ण मठ क्या था? ये स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट था एक तरीके का। और यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती थी स्पिरिचुअलिटी की, बेस्ड ऑन वेदांता, वेदांता के आधार पे। और जो रामकृष्ण मिशन है वो क्या है? एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ये, है ना। ये गरीब लोगों के लिए और मतलब कि रिलीजियस लोगों के लिए होता है ना, एक्चुअली ऐसा कुछ होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक, ये था। उसके बाद हम देखते हैं शिकागो के अंदर काफी बड़ा एक स्पीच दिया था स्वामी विवेकानंद ने, उसको पता ही है आपको, जो रिलीजन की इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी उसके अंदर। उन्होंने वेदांता सोसाइटी भी स्टार्ट की थी यूएसए के अंदर। ध्यान रखना कभी आ जाता है कि हु स्टार्टेड द वेदांता सोसाइटीज इन यूएसए एंड यूरोप, तो वो स्वामी विवेकानंद थे। और 1902 में 39 साल की एज में उनकी डेथ, वो चले जाते हैं ना, डेथ हो जाती है ना। अब इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो नाम है मार्गरेट नोबल।
ठीक है। और ये स्वामी विवेकानंद से कनेक्ट थी, और इन्हीं का नाम बाद में सिस्टर निवेदिता रखा गया। इनका ओरिजिनल नाम था मार्गरेट नोबल। और ये क्या थी, बेल और मठ की फिर बाद में हेड बन जाती है। ठीक है, ये कनेक्टेड थी विवेकानंद जी के साथ, एक तरीके से इनकी डिसाइपल ही मान लो इनको। और मार्गरेट नोबल थी ये। इनको बाद में हमने सिस्टर निवेदिता बोला। ठीक है। और स्वामी विवेकानंदा के जो कुछ जनरल थे वो देख लो आप। तो ये स्वामी विवेकानंदा के दो 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 जनरल काफी फेमस थे। एक तो था प्रबुद्ध भारती। प्रबुद्ध भारती इंग्लिश में लिखा था स्वामी विवेकानंदा ने। ठीक है। और दूसरा था उनका उद्बोधना। उद्बोधना, है ना, याद रखना, कभी सुनते नहीं है हम बहुत ज्यादा उद्बोधन। एक उद्बोधन वगैरह के वर्ड होता है ना, वैसे उद्बोधना या उद्बोधन ही मान लो उसको। बंगाली के अंदर उनका जनरल था, किसका, उद्बोधन। और प्रबुद्ध भारती, प्रबुद्ध भारती इंग्लिश में और उद्बोधन बंगाली में। ये स्वामी विवेकानंद के जनरल थे, ये आपको याद रखना। ठीक है। अब काफी इंपॉर्टेंट फिगर आते हैं हमारे सामने, जो कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहे, यंग ही थे वो, और यंग एज में ही वो डाई मतलब मर जाते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो, कभी गूगल करके हेनरी विवियन डेरोजियो को अच्छे से देखना, तुम्हें काफी इंस्पिरेशन फील होगा। काफी अच्छी फिगर थे ये भी। तो ये क्या थे, लेक्चरर थे पहले ह्यूमैनिटीज के हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता के अंदर। ठीक है। और इनसे काफी हर स्टूडेंट इनसे इन्फ्लुएंस था, ऐसा बताया जाता है उस टाइम पे। और इनके जो फॉलोअर्स है ना, उनको डेरोजियंस बोलते हैं। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। इनका जो जनरल था वो था बंगाल स्पेक्टेटर। बंगाल स्पेक्टेटर करके इनका एक जनरल हुआ करता था। ठीक है। और इनको डिसमिस कर दिया गया था कॉलेज से फॉर हिज रेडिकल आइडियोलॉजी। इनकी रेडिकल आइडियोलॉजी की वजह से हेनरी विवियन डेरोजियो को कॉलेज से हटा दिया गया था। और एक लेक्चरर थे ह्यूमैनिटीज के इन हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता। तो दिस इज अबाउट हेनरी विवियन डेरोजियो। उसके बाद हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी काफी बड़े फिगर थे। ये संस्कृत के प्रोफेसर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और इनका दो बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन थे। एक तो वुमेन एजुकेशन को लेके, वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या किया, 35 स्कूलें खोली है इन्होंने। ठीक है। और कॉलेज खोले हैं गर्ल्स वुमेन्स के लिए, काफी सारे स्कूल कॉलेज खोले हैं इन्होंने। 1849 के अंदर बैथून कॉलेज कलकत्ता का इन्होंने बनाया, जो कि ईस्ट वुमेन कॉलेज ऑफ इंडिया था। ईस्ट वुमेन कॉलेज इन इंडिया कौन सा था, ईस्ट वुमेन कॉलेज इन इंडिया था आपका एक्चुअली में बैथून कॉलेज, जो कलकत्ता के अंदर फाउंड किया गया। ठीक है। और इसमें भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद एक्चुअली में जो पहली फीमेल ग्रेजुएट जो थी, कोई बताना चाहेगा कौन थी फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कॉलेज। जो आपका बैतूल कॉलेज ऑफ कलकत्ता था, उससे फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट कौन थी। काफी बड़ा नाम है इनका, याद रखना नाम है ना, कादम्बिनी गांगुली। तो कादम्बिनी गांगुली जो थी फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कॉलेज थी, बैतूल कॉलेज कलकत्ता के अंदर जो था। बड़ा नाम है, बड़ा हिस्टोरिकल नाम है ये भी, कादम्बिनी गांगुली भी है ना, तो याद रखना इनको। और उन्होंने विडो मैरिज को काफी प्रमोट किया। और इनके एफर्ट्स की वजह से 1856 में बाइनरी मतलब कि क्या पास हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट पास हो गया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी काफी बड़े फिगर थे, बताते काफी मतलब कि हम्बल थे, काफी काफी जनरस टाइप के थे। बोलते थे यदि एक कोट पहन के जा रहे हैं, यदि किसी रास्ते में जा रहे हैं, यदि किसी ने इनसे इनका कोट मांग लिया तो वो उसको उतार के दे देंगे तुरंत। लाइक दैट, उस टाइप के जनरस टाइप के लोग इंसान थे ये। और काफी अच्छा हिस्टोरिकल फिगर बताए जाते हैं ये भी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके। अब आता है इसी तरीके से आपके आता है दोंदू केशव कावे। केशव कावे है ना, DONDU डोंडू केशव कावे करके एक नाम है। ठीक है। इन्होंने विडो होम करके बॉम्बे के अंदर एक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, विडो होम। विडो होम। ठीक है। और इन्होंने भी विडो मैरिज को काफी प्रमोट किया। और खुद ने भी इन्होंने एक विडो से मैरिज की। 1916 1916 के आसपास इन्होंने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन पुणे का फाउंड की, किसने, दोंदू केशवा कावे, है ना। काफी ये भी इंपॉर्टेंट है, बाद में इनको भारत रत्न भी मिला है बाद में आफ्टर डेथ, पोस्टमसली। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे 3 अवार्ड होते हैं, एक पद्म श्री होता है, एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है। इसको आप मतलब अपर हायरार्की से डाउन हायरार्की में बताइए, मतलब सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 3 अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तीनों का क्रोनोलॉजी कोई बताएगा कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है सिविलियन अवार्ड्स में। चलो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया कौन सा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आजकल क्वेश्चन यूपीएससी में यहाँ से भी आने लगे हैं। ठीक है, तो इसको भी भारत याद रखना आप। भारत बीजा, या भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और जो उनका ऑर्डर है वो, उनका ऑर्डर आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पद्म पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, है ना। ये ऑर्डर चलता है आपका। तो आप यदि इसको ऑर्डर पे लेके जाओगे तो लाइक सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ओके। तो भारत रत्न दिया गया था दोनों केशव कावे को। और काफी लोगों को भारत रत्न मिलता है। पता है आपको अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया है, या दिया गया है, नहीं दिया गया है, दिया गया है तो कब दिया गया है अम्बेडकर जी को।
भीमराव अंबेडकर। पोस्टुमसली दिया गया है या फिर जब थे तभी दे दिया गया था? हाँ तो उनको पोस्टुमसली मिला है, मुझे लगता है, मुझे पक्का तो नहीं लेकिन 1990 के आसपास मिला होगा और भारत रत्न दिया गया है अम्बेडकर जी को। ओके, मिला तो था ये भी याद रखो। कब मिला था? 1990 के 1990। आसपास। हाँ जी, 1990 में ओके मिला। ओके, 1990 में मिला। ओके, हाँ। भारत रत्न मिला है और पोस्टुमसली मिला है। ओके, या तो ये हमारा हो गए हैं दोंदू केशवा काव्य, दोबारा वीडियो मतलब होम से लिंक है ये। अब आते हैं हमारे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख भी काफी फेमस थे, काफी पॉपुलर थे, लोकहितवादी, है ना, लोकहितवादी करके इन्होंने एक मराठी जनरल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो याद रखना लोकहितवादी से कौन कनेक्टेड है? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी था गोपाल हरि देशमुख का। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था इनका? इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, विडो मैरिज को प्रमोट करने के लिए था, पूर्ण विवाह मंडली, है ना, कुछ ऐसा ही था, पूर्ण 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 पुनः विवाह, मतलब भाई पुनः विवाह मंडली करके था कुछ, पुनर्विवाह मंडली। पुनर्विवाह मंडली किसका था? गोपाल हरि देशमुख ने मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। और इन्होंने ही लोक हितवादी करके एक मराठी जनरल भी स्टार्ट किया था, काफी फेमस। अब आते हैं आपके, तो हम सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट को लीड करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, फिर सोशल रिलीजियस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, या जिन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने के अंदर वाइटल रोल प्ले किया, है ना, उन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं। इसमें रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट दोनों टाइप की चीजों को हम देख रहे हैं। लाइक हमारा जो मतलब आर्य समाज था वो रिवाइवलिस्ट था, है ना। उसके आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी रिवाइवलिस्ट थी। रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है जो पास्ट ग्लोरी को आपको बताते हैं, आपके सामने ला के रखते हैं और बताते हैं कि देखो आपकी इतनी इतनी ग्लोरी थी। लाइक जैसे आर्य समाज वालों ने बोला वेदों की तरफ लौटो। ऐसे कुछ रिफॉर्मिस्ट थे लाइक ब्रह्मो समाज, तो समाज के अंदर व्याप्त त्रुटियों को दूर करना रिफॉर्म बोला जाता है। तो दोनों टाइप के मूवमेंट्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं काफी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फिगर, जस्टिस महागोविंद रानाडे। ठीक है, ये प्रार्थना समाज के एक मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, और बस, और इनके भी मतलब कुछ फॉलोअर्स थे जस्टिस महागोविंद रानाडे के, एमजी रानाडे के। लाइक रामाबाई रानाडे इनकी पत्नी हुआ करती थी। इन्होंने पूना सेवा सदन बनाया है, ध्यान रखना। रामाबाई रानाडे, वाइफ ऑफ एमजी रानाडे, इन्होंने पूना सेवा सदन बनाया है। ठीक है, और इन्होंने शारदा सदन भी बनाया था, केवल किसके लिए था? एक्सक्लूसिव स्कूल फॉर विडोज। तो विधवाओं के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल बनाई थी इन्होंने, शारदा सदन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना किसने बनाई थी? रामाबाई रानाडे ने, जो कि वाइफ थी एमजी रानाडे की। ठीक है, ऐसे ही गोपाल गणेश अगरकर काफी फेमस है महाराष्ट्र वगैरह के अंदर। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का फॉर्मेशन 1884 में किया था। पूना पूना के अंदर इन्होंने पूना फर्गूसन कॉलेज पुणे में बनाया था इन्होंने। गोपाल गणेश आगरकर ये सब फॉलोअर्स है एमजी रानाडे के ही। पहले रामाबाई रानाडे जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने पूना सेवा सदन बनाया और शारदा सदन बनाया। शारदा सदन किसके लिए था? एक्सक्लूसिवली ये था विडोज की एजुकेशन के लिए, विडोज स्कूल फॉर विडोज। तो मतलब ऐसे लोग थे उस टाइम पे, इस तरह से के हिस्टोरिकल फिगर रहे, इतने प्रोग्रेसिव टाइप के लोग थे, इतने लिबरल और इतने इस टाइप के लोग थे कि इस तरीके के सदन उन्होंने इस टाइम पे बनाए हैं। तो ये काफी मतलब हिस्ट्री में काफी अच्छे फिगर्स रहे हैं। एक रघुनाथ राव भी थे, उन्होंने भी कुछ प्लेस कर मूवमेंट करके स्टार्ट किया था अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ठीक है, एमजी रानाडे जो थे उन्होंने इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया था? इंडियन नेशन सोशल कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट की थी 1887 के अंदर। और आई थिंक जो जीके गोखले थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने अपना गुरु माना था एमजी रानाडे को। और गोपाल कृष्ण गोखले को किसने माना था अपना गुरु? कौन बताएगा? कौन कोई? जीके गोखले को किसने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था? महात्मा या तो जीके गोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था और जीके गोखले ने एमजी रानाडे को अपना गुरु माना था, है ना? तो ये याद रखना। अब जीके गोखले जी की बात करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले हिस्टोरिकली काफी बड़े फिगर थे वो भी। और गांधी जी ने आते ही उनको पॉलिटिकल अपना गुरु मान लिया था। गांधी जी को उन्होंने बोला था आते ही कि पहले आप भारत भ्रमण करो, एक दो साल भारत को देखो अच्छे से, फिर अपने आप को लॉन्च करना भारत के अंदर। तो वो उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। लेकिन गांधी जी फिर मतलब भारत भ्रमण वगैरह कर ही रहे थे कि फिर चंपारण में उनको बुला लिया जाता है। वो प्लान ही कर रहे थे। वो मना करते हैं चंपारण जाने से, रजिस्ट करते हैं कि मैं अभी नहीं आऊंगा, अभी मैं अपने फ्यूचर में अपने आप को लॉन्च नहीं करना चाहता हूँ इंडिया में। लेकिन काफी ज्यादा उनसे विनतियां, मतलब काफी ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो फाइनली फिर गांधी जी चले जाते हैं और सक्सेसफुली चंपारण में लीड करते हैं और जीत के आते हैं वहां से। फिर खेड़ा में भी जीतते हैं, अहमदाबाद में भी जीतते हैं। तो लगातार गांधी जी ने आने के बाद तीन जो मूवमेंट थे उनको बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली लीड किया था। उनका जो पहला फेलियर तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन पहली बार जब वो रुके थे वो काम पे हुआ था। एक्चुअली उन्होंने आके तीन चीजें बहुत अच्छे से लीड कर ली और सबके अंदर सफलता मिली इनको। लाइक आपका चंपारण, आपका खेड़ा, आपका अहमदाबाद में लिस्ट आई खेड़ा। एंड फिर बाद में वो क्या होता है कि जलियांवाला बाग के बाद में एनसीएम लॉन्च कर देते हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल ही रहा होता है कि चोरा चोरी कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, और 12 फरवरी 1922 को उसको वापस स्क्रैप कर लेते हैं एनसीएम को। तो वो यहाँ से फर्स्ट मान लो, आप मान सकते हो कि इनडायरेक्टली फेलियर तो नहीं था, लेकिन
वन टाइप ऑफ फेलियर यू कैन से दैट गांधी जी ने स्टार्ट हुआ था उनका फेस करना। अदरवाइज स्टार्टिंग में तो उन्होंने दो तीन तीन चार लगातार तीन काफी अच्छे सक्सेसफुल मतलब कि आंदोलन को मतलब एक्चुअली में प्रोटेस्ट को लीड किया था। ये थोड़ा सा हम और ऑफ टॉपिक चले गए, दोबारा हम गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर आते हैं। ओके, तो आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनसे रिलेटेड एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको याद रखनी है। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 बॉम्बे के अंदर फाउंड की है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, देखो इतनी सारी सोसाइटी है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो सकता है बार बार मतलब कंफ्यूजन हो जाए या फिर गलत टिक हो जाए, याद ना रहता है, तो इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं होता है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा मतलब कि फोकस के साथ सुन लो थोड़ा सा, तो और कोई तरीका नहीं है, बार बार फिर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके ही ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी ज्यादा रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह है, तो हर किसी के लिए टफ है। पर जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, जितनी बार थोड़ा उसको पढ़ोगे, तो उतना लंबा याद रहेगा। ओके, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले किस लिए जाने जाते हैं, थोड़ा वो इसलिए फेमस है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को इन्होंने बनाया, तो इसके लिए आपको याद रखना है थोड़ा सा इनको ना। उसके अलावा मतलब कि कुछ और भी मेंबर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो काफी फेमस थे, लाइक एक तो नाम था नारायण मल्हारी जोशी। नारायण मल्हारी जोशी काफी फेमस थे इनमें, है ना। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में तो बना दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब आई थिंक नारायण मल्हार जोशी ने बनाया 1911 के अंदर सोशल सर्विस लीग। ठीक है, एनएम जोशी ने सोशल सर्विस लीग बनाई है, एनएम जोशी ने, ये आपको याद रखना है। तो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बॉम्बे में बना दिया है। लेकिन इस सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंदर ही काफी तीन मेंबर थे काफी इंपॉर्टेंट, है ना। उन्होंने आगे भी बहुत दूसरी मतलब लीग वीग बनाई है, लाइक उसमें से एक जो मेंबर थे वो थे एनएम जोशी। ठीक है, और ये एनएम जोशी जो थे ना, वो उन्होंने एक सोशल सर्विस लीग भी बनाई है 1911 में बॉम्बे में। इसके अलावा जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था उसके काफी बड़े लीडर थे ये। ठीक है, और फिर बाद में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC 1920 में बॉम्बे में बनाया गया है, और लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो AITUC, ठीक है, AITUC ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1929 बॉम्बे में फाउंड की गई है, और लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इसको आपको याद रखना है। एक इस तरह से मतलब HN कुंजरू करके भी थे, वो भी काफी बड़े इंपॉर्टेंट थे इसमें सेवा, जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंदर उन्होंने सेवा समिति बनाई थी इलाहाबाद के अंदर। तो ये सब कुछ हिस्टोरिकली फेमस फिगर है इसके अंदर, आपको ये याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये सब कुछ हो गए, अब हम स्वामी सहजानंद की बात करते हैं ना। स्वामी सहजानंद कौन है ना, स्वामी सहजानंद क्यों फेमस है। तो इन्होंने, स्वामी सहजानंद ने स्वामी नारायण सेक्ट की स्थापना की थी। ये एक हिंदू रिलीजन था। ठीक है, क्या रखना है आपको यार, स्वामी सहजानंद ने एक नया सेक्ट स्टार्ट किया था, स्वामी नारायण सेक्ट, जो कि हिंदू रिलीजन के अंदर सेक्ट था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फाइट किया था सोशल लेवल्स के खिलाफ, सती के खिलाफ स्वामी सहजानंद ने फाइट किया था। और इन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट भी किया था स्वामी सहजानंद ने। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, अक्षरधाम जो टेम्पल है ना, ओके, जो मतलब टेम्पल्स जो है सेक्ट के, उनको अक्षरधाम के नाम से जाना जाता है, इस वजह से बहुत फेमस है, आपको याद रखना। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद, उन्होंने स्वामी नारायण सेक्ट स्टार्ट किया, और इनके जो टेम्पल्स है वो अक्षरधाम के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो ये कुछ अलग था, है ना। एक आपके साउथ के नाम है थोड़ा, वीर वीर वीरसालिंगम, वीरेशालिंगम। ठीक है, इनका पूरा नाम है कंदुकुरी वीरेशालिंगम, कंदुकुरी वीरेशालिंगम, साउथ के हैं ये। और ये आंध्रा के अंदर रिफॉर्म मूवमेंट्स के फादर माने जाते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर रिफॉर्म मूवमेंट्स के फादर माने जाते हैं। कौन, कंदुकुरी वीरेशालिंगम। VRIS वायरस लिख लो पहले, तो VIRES, वायरस तो अलग होता है, VIRES सॉरी, VIRESSHALINGAM। तो वीरेशालिंगम, कंदुकुरी वीरेशालिंगम, आंध्र प्रदेश के रिफॉर्म मूवमेंट्स के थे, विडो मैरिज के भी इन्होंने किया है। और बस ज्यादा इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ। एक आपको पता होगा मालाबारी मालाबारी करके थे, है ना, बहराम जी एम मालाबारी। तो ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे ना, और सेवा सदन से जुड़े हुए थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, तो इसको भी आपको याद रखना है, बहराम जी मालाबारी, वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ये कहीं ना कहीं पे सबके सब लोग रिफॉर्म्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर, इस वजह से मैं इन सबके नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था ना, याद रखना आप, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की है एक्चुअली में। ठीक है, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के अंदर आया है। ठीक है, और तो इसमें 12 साल और 18 साल मिनिमम एज रखी गई है लड़की की और लड़के की शादी के लिए। ठीक है, और ये एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम है आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और इसी से रिलेटेड थे बहराम जी एम मालाबारी, इससे भी रिलेटेड थे वो, आपको याद रखना है ना। तो इनके कुछ जनरल्स हैं, बहराम जी एम मालाबारी के, अच्छे जनरल्स हैं, काफी बार पेपर में आते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ।
बहराम जी एम मालाबारी के जनरल्स है, इंडियन स्पेक्टेटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक है बस ईस्ट एंड वेस्ट करके एक जनरल है इनका, ठीक है। अब आता है, देखो मैं जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपसे यही वाला एक्ट पूछा था, सादा एक्ट आया था बाद में 1930 के अंदर, जिसमें मिनिमम एज लड़कियों की कर दी गई थी 14 साल और लड़कों की कर दी गई थी 18 साल। ओके, तो इसे बोलते हैं सादा एक्ट, तो है ना। फिर उसके बाद 1948 के आसपास हमारे यहाँ पे जो लड़कियों की शादी की एज थी वो 15 साल कर दी गई थी। किसी को पता है कि लड़कियों की शादी की एज 18 साल किस सन में की गई? कौन सा ईयर था वो? तो 1978 के अंदर फाइनली लड़कियों की एज 18 साल और लड़कों की एज 21 साल कर दी गई थी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ये था। अब देखो जब ये रिफॉर्म मूवमेंट आ रहे हैं तो कुछ काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट भी आएंगे। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी चाहेंगे ना कि स्टेटस को बना रहे, एक्चुअली में क्यों रिफॉर्म कर रहे हो आप, सोशली रिफॉर्म्स की बात ही क्यों कर रहे हो आप, तो काफी लोग काउंटर करने के लिए भी आएंगे। तो हम थोड़े बहुत देख लेते हैं लोग जिन्होंने काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए और उन्होंने स्टेटस को मेंटेन रखने की कोशिश की। तो उसी में से एक आता है धर्म सभा, काफी फेमस है। एक्चुअली में ये ब्रह्म समाज के अपोजिशन में ही इसको बनाया गया था 1830 में कलकत्ता में, और राधाकांत देव ने इसको स्टार्ट किया था। तो इसका नाम था धर्म सभा। ऐसे ही था एक भारत धर्म महामंडल, ये 1847 में हरिद्वार में खोला गया था। दीनदयाल शर्मा ने इसको, पंजाबी ब्राह्मण थे उन्होंने स्टार्ट किया था भारत धर्म महामंडल। और इसका टारगेट क्या था? आर्य समाज को टारगेट करना था। जो कॉलेज ग्रुप ऑफ आर्य समाज थे उनको टारगेट करते थे ये लोग, है ना। तो मतलब कॉलेज के ग्रुप थे लाइक डीएवी भी जो कल चल रहे होंगे ना, या फिर मतलब जो भी था, लेकिन ये भी अपोजिशन में थे ये भी। एक थे कोकंडा, एक थे कोकोंडा वेंकटा, वेंकटा रत्नम, कुछ ऐसे नाम था उनका, आंध्रा के थे, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद नहीं रखना आपको, याद रखने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। अब हाँ, अब देखते हैं हम कुछ इस्लामिक। अब तक तो हमने जनरली जितने भी देखे हैं वो क्या देखे हैं, इंडिया वो हिंदुओं के देखे हैं। कुछ इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स देख लेते हैं हम, इस्लाम में रिफॉर्म करने के लिए। तो एक तो वहाबी मूवमेंट हुआ था, आपको खूब अच्छे से पता है। और इसका मतलब क्या था? रिफॉर्म करना है सोसाइटी के अंदर एज अकॉर्डिंग टू शरीयत एंड कुरान। तो ये वहाबी मूवमेंट था, ठीक है। और हाँ, तो मतलब इसके अंदर एक वर्ड ये भी था कि एस्टेब्लिश करना है मुस्लिम पावर को थ्रू आउट द वर्ल्ड यूजिंग जिहाद। तो वहाबिज्म में है ना जो है, ये पार्टी वगैरह भी बनती है इनकी बाद में ना, सोशल पार्टी पॉलिटिक्स। चलो छोड़ो इसको, वहाबिज्म को आप, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है वहाबिज्म का मतलब क्या होता है और वहाबी मूवमेंट क्या था। इसका सिंपल जो पर्पज था वही था, कुरान और शरीयत के बिहाफ पे सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म करना, ठीक है। और 1820 के अंदर इंडिया के अंदर वहाबी मूवमेंट स्टार्ट होता है। और इंडिया के अंदर वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले थे सैयद अहमद राय बरेवी, बरवे बरवेली बरेलवी, सॉरी, राय बरेलवी, है ना। सैयद अहमद राय बरेलवी, ये 1820 के अंदर वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं इंडिया। कौन? सैयद अहमद राय बरेलवी। याद रखना है इस चीज को आपको ना, आ सकता है वहाबी मूवमेंट, उसमें आगे लाइन आ सकती है। कौन थे स्टार्ट करने वाले? तो सैयद अहमद राय बरेलवी। ओके, तो ये इसको स्टार्ट करने वाले थे वहाबी मूवमेंट को, ठीक है। एक अलीगढ़ मूवमेंट भी हुआ था, अलीगढ़ मूवमेंट जो हुआ था यूपी के अंदर हुआ था। और सर सैयद अहमद खान को आप जानते हो, काफी हिस्टोरिकली बड़े फिगर रहे हैं। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था। और इसका पर्पज क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। अलीगढ़ मूवमेंट का पर्पज था वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। और 1875 में इन्होंने एक्चुअली में अलीगढ़ के अंदर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को भी स्टार्ट किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था, ठीक है। तो इसके बारे में तो सब लोग काफी हद तक जानते हैं। और इसमें या लेकिन इसमें एंटी नेशनलिस्टिक कैरेक्टर था इसके अंदर काफी हद तक, और ये प्रो ब्रिटिश हुआ करते थे। और सर सैयद अहमद खान को भी बताते हैं कि काफी हद तक वो प्रो ब्रिटिश थे, मतलब। ओके, सॉरी। तो इसमें बाद में फिर क्या होता है कि 1906 के अंदर ऑल इंडियन मुस्लिम लीग बनी जाती है, वहां पे ढाका के अंदर, आपको पता ही है वो तो। जो फाउंडर थे ना ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के, वो आपको याद रखना है। एक तो आगा खान थे, एक नवाब सलीमुल्लाह खान थे, एक जो इसमें थे नवाब वकार उल मुल्क थे, और नवाब मुहसिन उल मुल्क थे। तो ये फाउंडर थे, ढाका के अंदर बनी थी, 1906 में बना था। और हिंदू महासभा 1916 में बनी है, याद रखना है आपको। और इंडियन जो मुस्लिम लीग है वो 1906 में बनी है, हिंदू महासभा 1916 में बनी है। और जो है उसके अलावा जो एक तो आरएसएस रह गया एक, और एक हिंदू विश्व परिषद, उसको भी बता देंगे कि कब बनी है वो, है। ठीक है, हिंदू महासभा 1916 में बनी है, और हिंदू मुस्लिम ये मुस्लिम जो लीग है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी है, इसको आपको याद रखना है। एक देवबंद मूवमेंट था, काफी फेमस था देवबंद मूवमेंट भी, ठीक है। ये भी यूपी के अंदर हुआ था देवबंद ना। अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट में था ये देवबंद मूवमेंट जो था ना।
और इसमें मदरसा एजुकेशन को प्रमोट किया था। तो अलीगढ़ मूवमेंट तो जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करता था ना, आपको पता ही है कि सर सैयद अहमद खान बोलते थे कि जो है मुसलमानों को एक्चुअली में मुस्लिम्स जो लोग हैं उनको एजुकेशन लेनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन लेनी चाहिए, और अपनी जो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स है उनको छोड़ते हुए जनरल से वेस्टर्न एजुकेशन लेते हुए थोड़ा सा अपने आप को रेशनल बना लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पे जो देवबंद मूवमेंट था वो एक्चुअली में प्रमोट करता था मदरसा एजुकेशन को। ठीक है, तो ये 1867 के अंदर है ना फाउंड किया गया था देवबंद मूवमेंट ने। इन्होंने कुछ मदरसा वगैरह भी कुछ चालू किए थे। तो उसके जो फाउंडर थे ना वो याद रखना रशीद अहमद गांगुली थे। देवबंद जो मूवमेंट के रशीद अहमद गांगुली और मोहम्मद कासिम नानो नानो नानोतलवी करके इनका नाम था, ये फाउंडर थे, है ना। तो इसको थोड़ा याद रखना, देवबंद से आपको कुल इतना याद रखना है कि ये एक्चुअली में थोड़े से ऑर्थोडॉक्स और मतलब मदरसा एजुकेशन को, ऑर्थोडॉक्स को मत बोलो मतलब, लेकिन मदरसा एजुकेशन को प्रमोट करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट देख लेते हैं, पारसी का भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं जब देख ही रहे हैं तो पारसी रिफॉर्म मूवमेंट तो बॉम्बे के अंदर स्टार्ट हुए थे। पारसी इंटेलेक्चुअल्स द्वारा एक एसोसिएशन का फाउंडेशन किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रहनुमाई, ठीक है, सभा थी ये रहनुमाई, और इसका आगे नाम था आई थिंक मज रहनुमाई से आप याद रखना। हाँ, आगे किसी को पता है क्या नाम था पूरा जो ये रहनुमाई पारसी? मजदी आसन सभा था ये। ओके ओके, है ना। तो ये जो जो भी बोल रहे हैं वो वाली सभा थी, रहनुमाई से याद रख लेना इसको, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, और इसके जो इंपॉर्टेंट फिगर को यदि आपको याद रखना है पक्का, है ना, कि पारसी रिफॉर्म्स के अंदर फिगर कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, तो वो काफी बड़े नाम है। दादा भाई नेहरू जी, ओके, दादा भाई नेहरू जी जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। और एक तो होते ही तुम्हारे नेरोजी फिरदौंजी, ठीक है, नरौनजी फिरदौंजी एक बहुत बड़ा फिगर थे इसके अंदर, नेरोजी फिरदौंजी, एस एस बंगाली, दादा भाई नेरोजी, जेबी वाचा और के एन कामा। ये जो फिगर थे काफी पारसी रिफॉर्म मूवमेंट से थे, और जो रहनुमाई सभा का फॉर्मेशन इसमें हुआ था। सिख रिफॉर्म मूवमेंट की यदि हम बात करें तो सिख रिफॉर्म मूवमेंट में क्या था, ज्यादातर जो सिख थे ना वो आइडियलिटी वगैरह और पृष्ठ क्लास जो डोमिनेशन है ना उसको वो लोग क्या करते थे, खिलाफ थे उसके। लाइक जो like मूर्ति पूजा होना और जो पृष्ठ जो पुजारी होते हैं उनका डोमिनेशन होना, इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे जो सिख लोग थे काफी हद तक, है ना। और इस तरीके के सिख मतलब विविल्स के खिलाफ उन्होंने फाइट भी किया। तो उनके लिए एक जो मूवमेंट चला था वो चला था निरंकारी। तो निरंकारी मूवमेंट था एक तो। निरंकारी मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया वो आपको याद रखना है, दयाल सिंह ने स्टार्ट किया था। और उन्होंने फॉर्मलेस गॉड वाज प्रमोटेड, वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस गॉड जो है उन्होंने प्रमोट किया था, इसको ध्यान रखना। तो निरंकारी मूवमेंट दयाल सिंह याद रखना है, सिख मूवमेंट है आपका। एक था नामधारी मूवमेंट, राम सिंह याद रखना है, ये जो है मूर्ति पूजा के विरोध में था। एक कुका मूवमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है कुका मूवमेंट, इसको आपको नाम याद रखना है, जवाहरमल, भगत जवाहरमल के फाउंडर थे कुका मूवमेंट के। और इन्होंने किसके खिलाफ था कुका मूवमेंट, ये सॉरी, कुका मूवमेंट था आपकी आइडियोलिटी के खिलाफ। और इसके अलावा मतलब या और इसमें क्या इसको सप्रेस किया था काफी हद तक किसने, अंग्रेजों ने। एक अकाली सत्याग्रह भी हुआ था, अकाली सत्याग्रह काफी 1921 के आसपास हुआ है। और अकाली सत्याग्रह में पता है क्या हुआ है, इसमें जो महंत सिस्टम होता है, महंत सिस्टम चलता था पहले। इसमें क्या होता था, जितने भी गुरुद्वारे हैं उसमें महंत हुआ करते थे, वो पूरा कंट्रोल करते थे गुरुद्वारे का। ठीक है, और और ये क्या करते थे, सपोर्टर हुआ करते थे किसके, ब्रिटेन ब्रिटेन वालों के, ब्रिटिश लोगों के। तो बाद में लिबरेशन ऑफ गुरुद्वारा फ्रॉम महंत स्टार्ट हुआ कैंपेन, जो अकाली सत्याग्रह इसी से लिंक था। इसके जो लीडर थे ना वो थे तारा सिंह, करतार सिंह, बाबा खड़क सिंह। तारा सिंह, करतार सिंह, बाबा खड़क सिंह, ये लीडर थे अकाली सत्याग्रह मूवमेंट के। और ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी ने इसको सपोर्ट भी दिया। और इसका पर्पज था कि जो महंत लोग हैं जो बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे हुए हैं पूरे गुरुद्वारे का, उनसे फ्री किया जाए इसको। ठीक है, तो फिर फाइनली 1922 के अंदर गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड किया गया, मैनेजमेंट ऑफ द, जो आज तक भी चलता हुआ आ रहा है वो, है ना, जो मैनेजमेंट जो महंत जो मैनेजमेंट करते थे उनको उनका उसका एंड किया गया। और फाइनली डिसाइड किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको बोलेंगे एसजीपीसी। एसजीपीसी का मतलब है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे बाबा खड़क सिंह। तो इस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ है, ध्यान रखना। तो महंत सिस्टम को हटा दिया, यही है अकाली सत्याग्रह। तो इसलिए गुरुद्वारा एक्ट भी पास किया जाता है फाइनली। तो दी मतलब ये सारे मूवमेंट्स थे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स है जिसको हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट में हमने ब्रह्म समाज को देख लिया। ब्रह्म समाज को देखने के बाद फिर हमने उसके बाद हमने दूसरा काफी बड़ा जो था आपका आर्य समाज को देख लिया। फिर हम कुछ फिगर्स देखने लगे, हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मतलब
डेरोजियंस वगैरह, उन सबको देखा हमने फाइनली, और हमें आगे आते गए। फिर हमने कुछ ऐसे मतलब वहाबिज्म वगैरह और मुस्लिम वाले रिवोल्ट वो देख लिए। उसके बाद हमने सिख वाले थोड़े देख लिए, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, और कुछ मतलब एंटी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी हमने देख लिए, लाइक जो स्टार्ट किया गया था आपका ब्रह्म समाज के अपोजिशन में। फिर राधाकांत देव ने क्या स्टार्ट किया था ब्रह्म समाज के अपोजिशन में, राधाकांत देव ने, कोई बताएगा? 1830 के आसपास, बताओ जल्दी, क्या स्टार्ट किया था मतलब राधाकांत देव ने? क्वेश्चन है ये, अभी पढ़ाया मैंने, 1830s में, उसको खिलाफ मतलब ब्रह्म समाज के खिलाफ। तो बताना बाद में जिसको याद आता है। तो इसके बाद ये सब कुछ हो गया एक्चुअली में। तो अब, हाँ, अब देख लेते हैं हम किसका कितना, तो ये सब कुछ था इसका किसका, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है इसमें मेजर चीज फाइनली क्या निकल के आ रहा है, जो मतलब मेजर चीज इसमें से मैं निकाल रहा हूँ। सती को खत्म करने में राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विडो मैरिज एक्ट के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के लिए बेहराम जी मालबारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से लोगों का योगदान रहा? राजा राममोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, अलीगढ़ मूवमेंट का, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट आपका क्या था, सर सैयद अहमद खान का मूवमेंट था, एनी बेसेंट का, और कोंडू केशव केशव कावे का, कोंडू केशव कावे जो थे उनका, इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। प्रेस के अंदर किस किसने वाइटल रोल प्ले किया है? प्रेस के अंदर देखा जाएगा तो मतलब प्रेस का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। इसकी वजह से काफी ज्यादा मतलब कि रिफॉर्म हुए हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ लिखा गया। और नेशनल मूवमेंट के अंदर जो आर्य समाज का स्वराज जो वर्ड था ना, वो वहीं से लिया गया था प्रधानक में। जो आर्य समाज ने स्वराज वर्ड दिया था, जिसका मतलब हुआ करता कि भाई खुद आप रूल करोगे खुद को। बाद में फिर मतलब जो कांग्रेस के लीडर्स थे, इसने उसको बिल्कुल इस वर्ड को मतलब अपने साथ ज्वाइन कर लिया था। और जो ये वर्ड कॉइंड किया गया था वो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। ठीक है। फिर बाद में आगे चला गया, और इसकी लिमिटेशन क्या रही थी, ये जितने भी सोशो रिलीजियस मूवमेंट रहे थे, इनके लिमिटेशन थे थोड़े कम्युनल टाइप के थे, लाइक 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 आर्य समाज जो था वो कंट्रोवर्शियल मूवमेंट रहा था थोड़ा सा काफी बार। ठीक है। उसके अलावा जो आपका वहाबिज्म था मुस्लिमों का, वो भी काफी ज्यादा कम्युनल टाइप का था। सिख का जो कुका मूवमेंट था वो भी कम्युनल टाइप का था। तो काफी कम्युनल फोर्सेस में जनरेट हुए थे। तो ये लिमिटेशन थी, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट थे सोशल रिलीजियस मूवमेंट के। उसके अलावा एक्चुअली में लाइक रिनेसा जो होता है ना, उसकी तरह इसको लिया गया। लाइक इसको इंडियन रिनेसा बोला गया कि लाइक इंडिया में रिनेसा हो गया है ऐसे, है ना। और लाइक दयानंद सरस्वती ने बोला गो बैक टू वेदास। राजा राममोहन राय ने बुक लिखी मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ एंशियंट राइट्स ऑफ वुमेन। तो काफी लोगों ने इसको इस तरह से कनेक्ट करके लिया था, है ना, कि ये लाइक मतलब कि रिफॉर्म रिनेसा है एक तरीके से, है ना। लेकिन काफी सारी बहुत गलत प्रैक्टिस भी पास्ट में हुआ करती थी, लाइक सोशल इवेंट्स थे, एनिमल सेक्रीफाइस भी थे। ठीक है। तो ये सब चीजें थी, तो ये कुछ गलत भी थी। तो ये मतलब रिवाइवल में इसमें उन चीजों को वापस से ग्लोरीफाइड करना कुछ काफी हद तक गलत भी था। ठीक है। तो उनके लिए एक लाइन भी बोली थी, पास्ट इज डेड, एमजी रानडे ने बोला था एक चीज, है ना। उन्होंने बोला था उन्होंने बोला था एमजी रानडे ने कि डोंट गो फॉर रिवाइवल, गो फॉर रिफॉर्मेशन। यदि ऐसा बोला जाए, कोई किसने बोला था डोंट गो फॉर रिवाइवल, गो फॉर रिफॉर्मेशन, तो ये एमजी रानडे। और एमजी रानडे किसके पॉलिटिकल गुरु थे? जीके गोखले के। ओके, आपको याद रखना है इस चीज को। तो ये सब चीजें थी। तो यहाँ पे हमारा फाइनली खत्म हो जाता है पूरे मूवमेंट्स। हमने पता है कौन कौन से मूवमेंट्स खत्म कर लिए। हमने पूरे 1857 की सिपाही मिटनी हमने देखी है। उसके बाद हमने सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हमने देखे हैं। उसके बाद हमने पीजेंट मूवमेंट्स देखे हैं। फिर कास्ट मूवमेंट्स हमने सारे देख लिए। और फाइनली अभी हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी पूरे कंप्लीट कर लिए। फाइनली अब तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं बता दूं आपको। हमने 1500 सेंचुरी से स्टार्ट किया था। हमने पूरा जितने भी जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस था उसको काफी मतलब कि देखा। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखने के बाद हमने, भाई एडवेंट यूरोपियंस का हो चुका है। तो एडवेंट यूरोपियंस का होने के बाद हमने देखा कि जो 1707 से 1857 तक जो डाउनफॉल हुआ, है ना, कुछ बाय डिफॉल्ट डाउनफॉल था, कुछ रीजन थे, अंग्रेजों की वजह से भी था, कुछ और भी लोगों से फाइट कर रहे थे। तो जो औरंगजेब के बाद जितने भी लीडर्स जो आए, उन लीडर्स का डाउनफॉल जो हुआ वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा एक्चुअली में कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कैसे किया। तो उस ब्रिटिशर्स का जो कॉन्क्वेस्ट रहेगा उसका दो तीन टाइप से मैंने उसको सब डिवाइड किया था। कि भाई वो कॉन्क्वेस्ट ऐसे हो सकता है कि जो लोग साथ में और आए हैं, लाइक फ्रेंच, पुर्तगाली, डच वगैरह, उनसे फाइट करके कॉन्क्वेस्ट करेंगे ये लोग। ठीक है। दूसरा जो ये कॉन्क्वेस्ट करेंगे उसमें जो लोकल लोग हैं, मराठा से, सिखों से, ठीक है, और मैसूर का वॉर लड़के, इस तरह से हैदर अली से, टीपू सुल्तान से, मुगलों से, सबसे फाइट करते हुए ये करेंगे। कुछ इनके इंटरनेशनल वॉर वगैरह भी चल रहे होंगे। तो ये सब चीजें हमने देख ली थी। फाइनली फिर हम जम करके जनरली इसके ऊपर ही आ गए थे। 1857 के रिवोल्ट को हमने पहले काफी अच्छे से देख लिया था उससे पहले।
1857 के रिवोल्ट के बारे में फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमने काफी डीपली जाके देख लिया था उसको। तो उसके बाद उसके बाद हम एक्सटेंड करते हुए आगे फाइनली हम आ गए थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो जितने भी आपके ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह, पीजेंट मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ हुए, ये सब हो गए। अब हमारा लास्ट पोर्शन रह जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि समवेयर स्टार्ट होता है 1885 से। कौन सा पोर्शन रह जाता है अब हमारा? इंडियन एक्चुअल इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था, उसमें जो आपका अब जो होगा फेज 1875 के बाद वाला, तो 1947 तक जाएगा, ये रह जाता है केवल। तो इसके अंदर लगभग 2 आवर्स लगेंगे पूरा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि बीच में काफी सारी चीजें होंगी। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने सारे एक्ट वैक्ट बता दिए थे आपको। 1773 का एक्ट, 1813 का, 1833 का, 1853 का, 1858 का, 1861 का, 1892 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का, वो सारे एक्ट भी काफी अपने आप में एक क्लास उनके अंदर पूरी खत्म हो गई थी। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो मेजर मेजर चंक जो है हमने काफी हद तक कंप्लीट किया है। फाइनली हम जिस जिस स्टेज पे आ चुके हैं वो स्टेज है नेशनल मूवमेंट। और जो नेशनल मूवमेंट कौन सा वाला? इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी के फॉर्मेशन के बाद में हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल चलेगा 1885 से, उसको हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम क्या, हमारा आगे का रोड मैप क्या रहेगा वो मैं बता दूं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से, उसके पीछे की फिलोसॉफी को हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 फेज रहे इंडियन जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, 3 फेज रहे फाइनली। पहला जो फेज था वो मॉडरेट लोगों का रहा, ठीक है, इसको मैं 1905 तक ले सकता हूँ। फिर 1905 से 1915 तक लाइक सेकंड फेज रहेगा, जो कि थोड़ा सा मिलिटेंट टाइप का फेज रहेगा, है ना। थोड़ा मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट फेज में कन्वर्ट हो जाएगा वो। उसके बाद आपके गांधी जी आ जाएंगे, फिर गांधीयन फेज चलेगा। तो इस तरह से 3 फेज के अंदर ब्रेक करते हुए हम आगे के चीजों को पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट फेज होगा उसमें हम सिंपल सा यही देखेंगे कि 1885 से 1905 तक किस तरह से बड़ा ही मतलब प्रेयर करते हुए, पेटिशन करते हुए, ट्रिपल पी फॉर्मूला चलता था ना उनका, कि भाई बार बार प्रेयर करते थे, पेटिशन करते थे, है ना, और प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट का यही ट्रिपल पी यही था, है ना। तो इस तरह से वो चलेंगे, और वो इसको फॉर्मूले को लेते हुए इस टाइम के जो लीडर रहेंगे लाइक जीके गोखले, है ना, एमजी रानडे वगैरह, और ये मतलब कि बाद में डब्ल्यू सी बनर्जी वगैरह आएंगे, और दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग इस टाइम पे रहेंगे, है ना। और ये लोग काफी ज्यादा पीसफुली तरीके से पूरा बिलीव रखते हुए ब्रिटिश सिस्टम के अंदर, उनसे पेटिशन ब्रेक करते हुए, हल्का फुल्का प्रोटेस्ट करते हुए, उनको थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा दुखी ना करते हुए फाइट करेंगे। इस वजह से इसी फेज को मॉडरेट फेज बोलेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि 20 साल तक कुछ अचीव नहीं हो पाया इसकी वजह से। एक्चुअल में दुनिया भर के फेमाइन आ गए, उल्टा स्प्लिट और कर दिया गया, बंगाल का लाट का जन्म स्प्लिट और कर दिया, मतलब कुछ अचीव नहीं हुआ इतना सब प्रेयर पटिशन करते हुए 20 साल तक। ठीक है, मैं थोड़ा रोड मैप बता रहा हूँ, इसको एक्सटेंसिवली हम बाद में पढ़ेंगे, बट आगे का रोड मैप क्या रहेगा ना, उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि एक फीलिंग क्रिएट हो जाए। इसके अंदर लगभग 2.5 से 3 घंटे और लगेंगे, तो हो सकता है कि 2 क्लास लग जाए, फिर खत्म हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री एंटायरली। मतलब फाइनली 8 लेक्चर के अंदर, अभी 6 नंबर का लेक्चर चल रहा है, 8 लेक्चर के अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री को कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है? तो इसमें अब जो मैं थोड़ा रोड मैप उससे पहले बता दूं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए उसके अंदर बाद में। तो ये अब जो 20 साल का स्टार्टिंग का फेज रहेगा, इसके अंदर फाइनली दिक्कत क्या आएगी? ये लोग प्रेयर प्रोटेस्ट करते रहेंगे, फिर लोगों को फाइनली गुस्सा होने लगा कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग आएंगे, जो फिर बाद में थोड़ा सा बोलेंगे, रेडिकल थॉट्स की बातें करेंगे। लाला लाजपत राय तो कर ही रहे हैं रेडिकल थॉट्स की बात, है ना। तो ये सब रेडिकल थॉट्स की थोड़ी बातें होने लगेंगी। और बाद में तो इसमें वो बोलेंगे कि आपने 20 साल में अचीव क्या किया, आपने आगे प्रेयर पेटिशन कर रहे हो, उन लोगों ने बंगाल को भी डिवाइड कर दिया है, और इन लोगों ने है जो मतलब इतने सारे फेमाइन आए, इनके अंदर कुछ नहीं किया। और हमको कुछ मतलब खुद का 1892 का एक्ट आया, उसमें बस केवल बजट के बारे में बात कर सकते हो, डिस्कशन आप नहीं कर सकते हो। तो आपने कुछ ग्रेट तो अचीव किया ही नहीं है। ठीक है, तो फिर बाद में ये फेज एकदम से बदलेगा। और 1907 में आपको बताया कि कांग्रेस का विभाजन भी हो जाएगा। ठीक है, गरम दल निकल के आ जाएंगे। मॉडरेट्स अभी भी अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते रहेंगे, प्रेयर पटिशन वगैरह सब चीजों को लेकर आगे चलते रहेंगे। लेकिन अब कुछ एक दूसरा जो गरम दल आएगा वो थोड़ा सा मिलिट्री, मतलब थोड़ा सा मिलिटेंट टाइप का होगा, और थोड़ा वो आइडियोलॉजिकली मतलब तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये फेज देखने को मिलेगा आपका। फिर इसी के लिए अपीजमेंट के तौर पे 1909 में फिर ये मॉन्टे मिलो रिफॉर्म्स वगैरह लेके आके, है ना, लाएंगे, और फिर थोड़ी कोशिश करेंगे कि इनको अपीज कर देते हैं वगैरह वगैरह। 1911 के अंदर कोलकाता से दिल्ली के अंदर ला दिया जाएगा चीजों को। और बाद में जो पार्टीशन हुआ था उसको वापस में नल एंड वॉइड भी कर दिया जाएगा। एंड फाइनली फिर 1916 के अंदर ये दोबारा मर्ज हो जाएंगे, है ना। अब मजूमदार जब मजूमदार होंगे वो, आज से मजूमदार आई थिंक लीड कर रहे होंगे सेशन को, उस टाइम पे दोनों मर्ज हो जाएंगे। फिर सोचेंगे यार हमारा कॉमन गोल है, तो पहले गोल की तरफ ध्यान दो। उस टाइम पे 1915 में गांधी जी की एंट्री हो ही जाएगी। फिर आपको पता है गांधी जी आते ही 3 बड़े बड़े रिवोल्ट, जो बड़े मतलब रीजनल वो थे प्रोटेस्ट, उनको लीड करेंगे सक्सेसफुली। फिर जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड हो जाएगा। 1921 में दोबारा एनसीएम लॉन्च हो जाएगा। एनसीएम मतलब सॉरी एनसीएम चल रहा होगा गांधी जी का, उसको स्क्रैप कर लिया जाएगा। फिर जैसे ही वो स्क्रैप किया जाएगा गांधी जी का एनसीएम, तो दोबारा से एक अलग सा फेज आएगा। हालांकि इस फेज को हम बड़े फेज में नहीं लेते हैं, इसको गांधी फेज के अंदर ही हम काउंट करते हैं। लेकिन अचानक से गांधी जी के द्वारा रिवोल्ट को वापस लेने की वजह से 12 फरवरी 1922 को, काफी लोग बोलेंगे कि मत लो, एनसीएम को चलने दो, काफी सक्सेसफुल ये रह रहा है, इसको जाने दो, आगे फर्दर मूव ऑन को नहीं दो। पर गांधी जी फिर भी उसको ले लेंगे। तो काफी लोगों का कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठेगा थोड़ा,
और नए नए मतलब की फॉर्मेशन होंगे। हम नई नई चीजें बनने लगेंगी, जैसे एचआरए बनेगा, फिर बाद में वो एचएसआरए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ नई पार्टियां देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे। ठीक है, 1924 से। और वो अपने तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहेंगे। फिर मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी चुकी है, वो 1906 से अभी ज्यादा कम्युनल नहीं हुई है, 1916 तक, 17 तक, 18 तक। और 1916 में हिंदू महासभा बन चुकी है ना, एक्चुअली में। लेकिन ये लोग अब तक कम्युनल नहीं होंगे। 1919 में जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा होगा, 1918 में खिलाफत मूवमेंट तक गांधी जी काफी अच्छे से इनको जोड़ के रखेंगे। लेकिन बाद में जैसे ही गांधी जी जो इसको मूवमेंट को वापस लेंगे ना, कौन सा मूवमेंट, एनसीएम को वापस लेंगे गांधी जी, वैसे ही जैसे ही अब कुछ मतलब रीजनल ग्रुप्स बनने लगेंगे, अब कम्युनिस्ट चीजें स्टार्ट होने लगेंगी, है ना। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फ्लरिश होने लगेगी, अब हिंदू मुस्लिम के अंदर तनाव बढ़ने लगेगा, कुछ अपने पॉलिटिकल गेन्स को लेने के लिए भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं इसको। हालांकि अभी भी इतना ज्यादा इंटेंस नहीं होगा, लेकिन बढ़ने लगेगा। यहाँ से वैक्यूम एक क्रिएट हुआ है ना, गांधी जी बैक हो चुके हैं, वो अब थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर लग गए हैं। वो सत्याग्रह के मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क में, मतलब उन्होंने अपने आश्रम में वाश्रम में जाके लोगों को थोड़ा सा लोगों से अटैच होना, और थोड़ा समाज में बुराइयों को समाप्त करना, उन सब चीजों के अंदर वो लग गए हैं। यहाँ से ये जो दूसरे लोग हैं इस चीज को गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो ये सब कुछ चलता रहेगा। पूरा मिलिटेंट फेज भी चलेगा। लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन को टाइम पे मतलब प्रोटेस्ट करते हुए डेथ भी हो जाएगी। उसके बाद भगत सिंह वगैरह भी कुछ कुछ चीजें, कांड वगैरह, ये सब चीजें होती रहेंगी, है ना। और तो थोड़ा सा मतलब ये सब चीजें चलेंगी पैरेलली। तो उसके बाद में फाइनली जाके 1930-31 के अंदर वो लाइक गांधी जी फिर दोबारा से 1930 में वो लॉन्च कर देंगे सीडीएम। एनसीएम का इंटेंस फॉर्मेट ही सीडीएम था। और फिर बाद में उसको स्क्रैप कर लेंगे जब सेकंड राउंड टेबल में वो पार्ट लेने के लिए जाएंगे, और अपना 11 सूत्री फॉर्मूला वो सामने रखेंगे, और वो मांग रखेंगे, लेकिन उन मांगों को नहीं माना जाएगा, तो फाइनली दोबारा से वो सीडीएम को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, पैरेलल में क्या हो रहा है, सीडीएम उन्होंने लॉन्च कर दिया है पैरेलल में। अब मैं पूरा फेज बता रहा हूँ, इसको एक तरह से गांधीयन फेज ही बोला जाता है, लेकिन बाद में ये थर्ड फेज जो चल रहा है 1915 के बाद का, इसको पूरी तरह से गांधीयन फेज ही बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, इन सब चीजों को, इन सारी इवेंट्स को हम निटी में जाके पढ़ेंगे पहले, लेकिन मैं उसका एक रोड मैप आपके सामने रख रहा हूँ। लाइक हम एनसीएम को अच्छे से पढ़ेंगे, सीडीएम को अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनको अच्छे से पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, चंपारण को अच्छे से पढ़ेंगे, खेड़ा को पढ़ेंगे, अहमदाबाद को पढ़ेंगे, 1905 के जो स्प्लिट हुआ था उसको पढ़ेंगे, सॉरी 1907 का जो बंगाल मतलब 1907 का कांग्रेस स्प्लिट को पढ़ेंगे, 1905 के बंगाल स्प्लिट को पढ़ेंगे, 1909 के मॉन्टेग्यू चैम्प्स रिफॉर्म्स में पढ़ा, सॉरी मॉडल रिफॉर्म्स में पढ़ा चुका हूँ, उसको नहीं पढ़ेंगे हम। अब मैं 1931 पे चला गया था ना वहां पे, तो उससे आगे फिर हम आगे थोड़ा और जाएंगे। 1930-31 जो गोल्डमैन सम्मेलन, फिर मैकडोनल्ड जो होगा रैमसे अवार्ड वगैरह लेके आएंगे, फिर उसके बाद अम्बेडकर जी जो होंगे वो अवार्ड्स को लेने की बात करेंगे, फिर पूना पैक्ट हो जाएगा। फिर फाइनली 1935 का आपका एक एक्ट आएगा, 1935 के एक्ट के बिहाफ पे फिर मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, कांग्रेस काफी प्रोमिनेंस के अंदर आ जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, मुस्लिम लीग को सीटें ज्यादा नहीं मिल पाएंगी। उससे पहले बीच में मैं एक इवेंट बताना भूल गया, 1929 के आसपास जो है आपके मतलब की जो, हाँ उनका नाम था जिन्ना। जिन्ना जो है उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो वो वापस चले जाते हैं लंदन। 5-6 साल तक, वो 7 साल तक वो लंदन ही रहते हैं। वापस वो कम बैक करते हैं 1935-36 के आसपास, फिर वो पार्ट लेते हैं मुस्लिम लीग के अंदर। अब चुनाव के अंदर वो पार्ट लेने लगते हैं। ठीक है, पहले उसको कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस से वो पहले ही अलग हो जाता है 1930 में ही, है ना। फिर उसके बाद वो इलेक्शन में पार्ट लेंगे, इलेक्शन में मुस्लिम लीग को ज्यादा वोट नहीं मिल पाएंगे, तो एक्चुअली में थोड़ा सा अब कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा हाई पे चला जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग अब पीछे होने लगी है, हारने लगी है मुस्लिम लीग। और काफी हद तक मतलब कि अब यहाँ पे बात आ चुकी है कि हार जीत की पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी, और जो कम्युनलिज्म जो है इसको जो है वो अब बढ़ जाएगा, रिफ्ट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। अब वोट मांगे जाएंगे, अब वोट ऑन द नेम ऑफ हिंदू मुस्लिम मांगे जाएंगे, प्रोटेक्शन के नेम पे मांगे जाएंगे। कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की डिमांड सामने आने लगेगी। कांग्रेस का जीत जाना काफी हद तक मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा गवारा नहीं जाएगा, और अब ये लोग काफी हद तक रेडिकल थॉट्स को लेके आ जाएंगे, है ना। और अब रेडिकल स्पीचेज चालू होंगी, स्टार्ट होंगी, जो कम्युनलिज्म है वो, कम्युनिज्म जो है वो बढ़ने लगेगा, सॉरी कम्युनिज्म है ये ना, ये मैं कुछ और बोल रहा हूँ तो गलत हूँ। तो उसके बाद फाइनली 1937 में कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन एकदम से लॉन्च कर दिया जाएगा फिर हमको सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, बिना बिना पूछे कांग्रेस वालों से। तो कांग्रेस वाले सब लोग रिजाइन दे देंगे। ठीक है, कांग्रेस वाले रिजाइन दे देंगे, फिर वर्ल्ड वॉर चलने लगेगा, फिर वर्ल्ड वॉर चलता रहेगा। फिर जो गांधी जी फिर दोबारा से प्रोमिनेंस में आएंगे, फिर से वो पावरफुल क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और इंडिविजुअल सत्याग्रह वाला चीज चालू करेंगे, और सबको जेल हो जाएगी, सारे कांग्रेस के लीडर जेल में चले जाएंगे। लेकिन इस समय पे भी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये लोग है जो गवर्नमेंट चला रहे होंगे 1942 में, है ना। और ये सारे जो जितने भी लोग हैं जेल में चले जाएंगे कांग्रेस के, लेकिन ये लोग मतलब गवर्नमेंट को चला रहे होंगे, और ये सब कुछ चलता जाएगा। तो फिर इनको लगेगा फाइनली कि हमारा प्रोमिनेंस काफी हो चुका है, लाइक हिंदू महासभा का इन्होंने शेयर भी किया था पावर, हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने, और शेयर पावर में भी इन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी। फिर इनको लगेगा फाइनली कि कांग्रेस काफी दिनों से बाहर मतलब जेल में है, कांग्रेस के लीडर, तो कांग्रेस का प्रोमिनेंस तो कहाँ से हो पाएगा। पैरेलल में क्या चल रहा होगा,
पैरेलल में 1940 में अब अपीजमेंट लगातार जारी रहेगा, ताकि हम लोग भी पार्ट लें विद कंसेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत का बहुत बड़ा एक कंट्री है, अपने आप में काफी पॉपुलेशन है, तो ये भी होना चाहिए ना, इसका पार्ट भी होना चाहिए। तो इस वजह से अपीजमेंट के लिए अगस्त ऑफर आएगा 1940 के अंदर, फिर क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में, फिर वेवल प्लान आएगा आपका 1945 के आसपास, फिर कैबिनेट आएगा आपका, कैबिनेट प्लान आएगा फाइनली, है ना, आपका ये कैबिनेट मिशन आएगा। ये सब कुछ पैरेलल में चल रहा है। फिर कैबिनेट मिशन फाइनली डिसाइड करेगा कि इलेक्शन होंगे दोबारा से, और इलेक्शन के लिए जाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए जो इलेक्शन होगी। तो अब यहाँ पे मुस्लिम लीग को, हिंदू महासभा, सबको, क्योंकि 3-4 साल से वो रूल कर रहे हैं और कांग्रेस के लीडर जितने भी है वो जेल के अंदर है, तो उस टाइप से उनको लग रहा था एक्चुअली में ये होगा कि हम जीत जाएंगे, हमारे वोट काफी अच्छे आएंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन दोबारा से देखने को मिलता है कि कांग्रेस फिर दोबारा से प्रोमिनेंस में आती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो इलेक्शन होते हैं उससे पहले जो आपके जनरल इलेक्शन होते हैं सॉरी, जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि किस टाइप का इलेक्शन का टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन जो लड़े गए थे वो प्रोविंस में कैसे थे, और प्रिंसिपल स्टेट में डायरेक्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, और पूरे जो मेंबर्स वो 380 प्लस थे, पूरे जो मतलब मुस्लिम लीग सबको मिला के। फिर बाद में ये देखा डिसाइड किया जाता है कि लाइक आपका बंगाल वाला जो रीजन है और आपका जो पाकिस्तान वाला रीजन है, उनकी उनकी सीट्स को अलग कर दिया जाता है। तो फाइनली जो प्रिंसिपल स्टेट्स होते हैं वो भी पार्ट निकल लेते हैं, लाइक फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्ट होती है, सब कुछ चलता है, and मतलब विभाजन हो जाता है। जो ये उस टाइम पे जो जो हमारे वायसरॉय थे, इनका नाम था, क्या नाम था उस टाइम पे जो वायसरॉय बाद में वर्मा से जिनको बुलाया गया था, माउंटबेटन उस टाइम बर्मा में थे। फिर वो वापस आते हैं, फिर वो थोड़ी हरी के अंदर जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं चीजों को कि अब इतना इतने टाइम को फ्रीडम दे देंगे। फिर डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह डिक्लेयर हो जाता है कुछ कुछ, और बहुत मतलब कि गलत तरीके से फाइनली विभाजन होता है, जिसको कि थोड़ा प्लान तरीके से किया जा सकता था। एंड उसकी वजह से काफी रियॉट्स होते हैं, बंगाल में रियॉट्स होते हैं, गांधी जी जाके हर जगह जाके अपीजमेंट करने की, सॉरी अपीजमेंट गलत वर्ड होगा, मतलब पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं चीजों को। लेकिन काफी हद तक वो गांधी जी भी इतनी सफल नहीं हो रहे होते हैं, बंगाल में जाते हैं वो जगह जगह ट्रैवल करके इन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। गांधी जी पार्टीशन के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। फाइनली पार्टीशन होता है, और उसके बाद में पाकिस्तान अलग हो जाता है, इंडिया अलग हो जाता है। फिर ये सब चीजें हम मतलब इस क्रोनोलॉजी के अंदर थोड़ा डीप में जाके इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो मैंने एक ब्रॉडर रोड मैप आपके सामने बना दिया है ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर हम 1885 से 1950 तक ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है जब वल्लभ भाई की डेथ होती है 1950 के आसपास ही, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब की डेथ हो जाती है, वहां तक जाएंगे हम, ठीक है। और इसके अंदर मुझे लगभग 3-4 घंटे लगेंगे पूरे इसको अच्छे से बताने में, और फिर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जो ये चीजें हैं उसको हम कल करते हैं कैरी ऑन, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ एक्चुअली में।